अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मेरा और आपका साथ होगा आज सुबह से लेकर और दोपहर 12 बजे तक। आप मुझे देख रहे हैं सिटी 21 की स्क्रीन्स पर और आज हम देख रहे हैं कि दो बड़े ही अहम दिन हैं और हम जो है वो आज बड़ा सन्नाटा था, सब बहुत जल्दी पहुँच गए हम लोग क्योंकि आज आम तातील भी है। आज कायदे आज़म डे हम सब मनाते हैं, बाबा कौम कायदे आज़म को याद करने के लिए। और दूसरी बात ही कि उनका जो है वो बर्थडे भी होता है, तो इसी दिन के हवाले से हम याद करते हैं उनको। तो आज उस हवाले से भी शो में बात होगी क्योंकि जो कुर्बानियाँ, जो समरात जो इस कौम ने दिए, जिस तरह से ये वतन हमारे से वजूद में आया, वो अगर कायदे आज़म ना होते, एक अच्छा लीडर ना होता तो यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। तो किसी भी कौम को ड्राइव करने के लिए, किसी भी कौम को मोटिवेट करने के लिए, किसी भी कौम को डायरेक्शन देने के लिए जो लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए अनथक जद्दोजहद की, मुसलमानों को मोटिवेट किया और हिंदुस्तान में एक जो अपनी तहरीक लेकर चले उसको मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया। तो इसका सर उनके सर जाता है और आने वाली हमारी नस्ल दर नस्ल जो है उनकी आसानमंद रहेगी क्योंकि आज़ादी एक ऐसी नेमत है कि क्योंकि जिनके पास मैसर तो लग रहा होता है ना कि हाँ सब कुछ आसान है, लेकिन आजकल हम जो हालात देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है दुनिया भर में, तो उसको देखते हुए, इन मज़ालिम को देखते हुए अंदाज़ा होता है कि हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान कायदे आज़म कर गए। तो उस पर बात होगी। इसके अलावा जो मसीही बरादरी है वो क्रिसमस का त्यौहार आज मना रही है, अपनी जो है वो अपनी जो रस्म व रिवायत हैं उनको जो है एड्रेस कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, त्यौहार मनाने की जो खुशियां हैं उनको मना रहे हैं। तो इस हवाले से भी बात होगी। उसके अलावा आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो कराची में जो मौसम तब्दील हुआ है उसकी वजह से खासी जो बीमारियाँ हैं वो जन्म ले रही होती हैं, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि जो नज़ला, खांसी, बुखार, गले में ड्राइनेस हो जाती है, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो है ना वो नमूनिया, बलगम वाली खांसी, बच्चों में ज़्यादातर जो है ना वो इस तरह के इशूज़ हो रहे होते हैं, ड्राइनेस हो रही होती है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इनका क्या हल है, सद्देबाब है। और ये इस हवाले से भी जो है ना वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाने के लिए भी लोगों को कहा जा रहा है, तो वो आपको अपडेट करेंगे। उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट ने कराची में जो गैर कानूनी तौर पर तामीर की जाने वाली इमारतें हैं उनको गैस, बिजली और पानी के कनेक्शन जो हैं वो देने से इनकार कर दिया और ये हुक्म दिया गया कि उनको ना दिए जाएँ ये कनेक्शंस। इस पर बात होगी। निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर ने कराची की तरक्याती स्कीम्स जो हैं उनके लिए तकरीबन 16.5 अरब रुपए की मंजूरी दी है और ये कहा है कि फौरी तौर पर जो महकमा ख़जाना है उसके ऊपर कार्रवाइयाँ करे, कागज़ी कार्रवाई को मुकम्मल किया जाए और ये रकम जारी की जाए ताकि जो पेंडिंग वर्क्स हैं और जो शहर में तरक्याती काम हो रहे हैं उनको स्पीड अप किया जाए और जो मज़ीद काम होने हैं उनको जो है वो ख़त्म किया जाए और इसके लिए बजट पास करवाया जाए। इसके अलावा हमने देखा कि अब गुज़िश्ता दिनों भी आग लगने के वाक़यात में हमने तवातुर से देखा कि एक के बाद दूसरा इंसिडेंट हुआ। कराची में जो है कल भी कई जगहों पर आग लगी, स्टील टाउन वाटर पम्प पर आग लगी, सदर ताज कॉम्प्लेक्स में, सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब झुग्गियों में आग लगी, फायर ब्रिगेड्स पहुंच गई। तो ये जो आग लगने के वाक़यात हो रहे हैं, थोड़ा मैंने जैसे भी स्टार्टिंग में भी कहा कि ड्राइनेस होती है, वेदर ड्राई होता है, शॉर्ट सर्किट्स होते हैं और ये मौसम जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिगर करता है, आग जल्दी पकड़ लेती है। तो ये वाक़यात एक के बाद एक होते जा रहे हैं कराची में। उसके अलावा हमने देखा कि जो महंगाई है उसका जिन तो बेकाबू है ही यकीनन, और आम आवाम के लिए, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद तो हाल ये कि जो गाड़ी वाले भी हैं ना वो बाइक पर आ गए हैं, बाइक वाले साइकिल्स पर आ गए हैं। अब पता नहीं क्या होगा क्योंकि अभी जो मोटरसाइकिल है उसकी सवारी भी आम आदमी के लिए महंगी हो गई है। और साल 2023 में ओवरऑल जो अगर हमने जायज़ा लिया तो उसमें मोटरसाइकिल की जो कीमतें हैं उनमें रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। 70 सीसी जो एक आम बाइक है जो लोग हमारे यहाँ कॉमनली इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो तकरीबन 1 लाख से ऊपर उसकी प्राइस हो गई है। इस हवाले से बात होगी कि ये जो प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, एक आम आदमी कैसे अफोर्ड करेगा क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है, बाइक्स इतनी महंगी हो गई हैं। हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है माशाल्लाह वो तो आप ही देख ही रहे हैं कि जिस हिसाब से लोग ट्रैवल करते हैं उतनी खपत है नहीं, तो इस पर भी बात होगी। उसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हम देख रहे हैं कि टेस्ट सीरीज़ हो रही है और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो इस वक्त मेलबर्न पहुंच चुकी है और अब दोबारा से जो 26 दिसंबर है उसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मेलबर्न में शुरू होगा। एक में तो माशाल्लाह बहुत ही हसीन कारकर्दगी दिखाई, सिर्फ 89 रन बनाए पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच में। तो अब क्या होने जा रहा है इस पर भी बात होगी। उसके अलावा जो सरफराज अहमद साहब हैं वो कहते हैं कि मैनेजमेंट के मुताबिक मेलबर्न टेस्ट के लिए ऐलान करदा 12 खिलाड़ियों में से सरफराज अहमद के अलावा फ़हीम अशरम भी उसमें शामिल नहीं हैं। काफ़ी खिलाड़ियों को आगे पीछे किया गया है, हसन अली को टीम में शामिल किया गया। तो क्या चेंजेस हैं वो भी आपको बताएंगे। शूटिंग चैम्पियनशिप हुई उस पर भी बात होगी। उसके अलावा
हॉकी फेडरेशन में कुछ अहम फैसले सामने आए हैं, उन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते हैं। मेरे साथ फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची, वेलकम टू द शो। जावेद इकबाल साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वेलकम टू द शो। कैसे हैं जावेद साहब? शुक्रिया। तो सबसे पहले जैसे मैंने अपने शो का आगाज़ किया था कि आज कायदे आज़म डे मनाया जा रहा है, तो बाबा कौम को याद कर लेते हैं। जो बाबा कौम हैं उनकी कुर्बानियों का तस्करा तो जितनी बार भी किया जाए और उनको जितना अडॉप्ट किया जाए वो कम है। तो आने वाले सेगमेंट में हम कायदे आज़म के हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे और हम उन तमाम चीज़ों को याद भी करेंगे। लेकिन ज़रा अपनी ख़बरों की तरफ भी बढ़ते हैं। सबसे पहले टॉप स्टोरीज़ भी, और हाँ एक और बात तो मैं भूल ही गई कि आज मसीही बरादरी भी जो है वो अपना क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। तो उस हवाले से भी कहाँ कहाँ कौन सी तकारीब हुई, किस तरह से वो मजहबी त्यौहार मनाते हैं अपना मसीही बरादरी हमारी इस मुल्क में। पाकिस्तान जैसे हम बनने की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ी जो एक चीज़ कायदे आज़म ने फरमाया था कि अक़लियतों को भी वही हैसियत, वही एहतराम, वही मर्तबा, वही मकाम हासिल होगा जो हमारे मुल्क में अक्सरियत को होगा। और हमने यही चीज़ हिंदुस्तान में फ़ेस की थी कि जब मुसलमान अक़लियत में थे तो उनको उनके हुकूक हासिल नहीं थे और वो अपनी मजहबी रसूमात आज़ादी के साथ अदा करने नहीं दिया जाता था उनको। यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस थी तो उस रवायत को बरकरार रखा गया, जिसका एक हम ये जो त्यौहार देखते हैं कि क्रिसमस मनाया जाता है और यहाँ पर लोग अपनी आज़ादी के साथ अपने चर्च में, अपने जो है वो इबादतगाहों में और जहाँ जहाँ वो दिल चाहता है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो यही एक कायदे आज़म की ये भी थॉट का एक निशानदही यहाँ पर होती है इन चीज़ों से। सबसे पहले तो जनाब आज वेलकम कर लेते हैं आप दोनों को। थैंक यू। बहुत सारी ख़बरें हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। आज सबसे पहली बात तो ये बड़ा मज़ा आया ऑफिस पहुंचने में। मैं तो इतनी जल्दी पहुंची हूँ ना, आज छुट्टी का दिन था, कोई ट्रैफिक नहीं था और मुझे ऐसा लगा यार ये कि मैंने आके घड़ी देखी, मैंने कहा है इतनी जल्दी। तो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स जो है ना वो हमारी यकीनन एक बड़ा मसला है। अब तरक्याती कामों के लिए बजट तो पास करवा दिया गया है, कहा गया अभी हुआ नहीं है, तकरीबन 16.5 अरब रुपए की मंजूरी देने के लिए कहा गया निगरान वज़ीर आला सिंध साहब ने। चले अच्छा अगर हो जाए, लग भी जाए, बस यहाँ है बात। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपका पॉइंट है। असल में जब घर से निकले ना, आमतौर पे जब छुट्टी होती है तो हम लोग घर पे भी होते हैं, लेकिन ऐसे दिनों में तो खैर निकलना ही पड़ता है। तो आज जब निकले तो जितनी जल्दी मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे एक लम्हे के लिए तो वो कोरोना के दिन भी याद आ गए। मैंने कहा हाँ भाई, कोरोना में भी रोड ऐसी साफ़ होती थी, क्लियर आप यूँ पहुँचते थे। तो मैं जब यहाँ पहुँचा तो मैंने कहा 44 अभी तो बहुत देर है, जल्दी आ गए। इतना टाइम मुझे लगता है उसके तो आधे वक्त में मैं पहुँच गया। तो एक लम्हे के लिए मुझे ख्याल आया कि ये जो भी है इस वक्त, इसकी वजह से आज पाकिस्तान का, आज कराची का जो एयर इंडेक्स होगा वो डेफिनेटली जो है बहुत डाउन होगा। आज ये नहीं होगा कि हम ये खबर चला रहे होंगे कि कराची जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी में फिर पहले नंबर पे आ गया। तो मेरा ख्याल है आज की सिचुएशन के बाद, आज के दिन में शायद हम जो है वो 10 से भी ऊपर ही हों। आज हमारी फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो बहुत अच्छी होगी। और 3 दिन पहले वज़ीर आला साहब के इस बयान के ऊपर आने से पहले मैं एक बात और भी मुझे याद आ रही थी कि वज़ीर आला साहब ने जो है वो 3 दिन पहले कराची में हैवी ट्रैफिक के ऊपर पाबंदी लगाई है कि सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक जो है वो हैवी ट्रैफिक सड़कों पर नहीं आ सके। लेकिन कई अदालती अहकामात हैं, उनके ऊपर अमल नहीं होता। इस दफ़ा उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि अदालती अहकामात पर अमल भी करा और चीफ सेक्रेटरी से नोटिफिकेशन भी जारी करा। ये जो कराची की जो हम फ़ज़ाई आलूदगी की बात करते हैं या हम ये जो मौसम की तब्दीली की बात करते हैं, इसमें इन ट्रैफिक का और ख़ासतौर पे हैवी ट्रैफिक का बहुत बड़ा रोल है। आप देखें कि शहर का जो माहौल है वो तब्दील हो जाता है। इस जो वज़ीर आला साहब ने जो परसों बात की उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि जनाब शहर के माहौल की ख़राबी में भी हैवी ट्रैफिक का किरदार है, वो भी बेहतर हो सकता है। तो मैं समझता हूँ देखिए, जो ये मौसम सरमा होता है ना, इसमें वैसे भी जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं। इसमें एक विंटर डिप्रेशन भी होता है। एक ज़ाहिर है हम जो है वो दिसंबर की उस पे नहीं डिप्रेशन पे शायरियाँ होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल शायरियाँ होती हैं और दिसंबर की शामत आ जाती है बेचारे की। पता नहीं क्यों मुझे तो बहुत पसंद है भाई दिसंबर। एक तो छुट्टी हमें तो नहीं मिलती लेकिन बच्चों को मिल जाती है, विंटर वेकेशन होती हैं, आप अच्छा मौसम एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। काय का डिप्रेशन भाई, लेकिन जाहिर है उसकी वजह है, उसकी वजह बेसिकली ये है कि जाहिर है वेदर जो है खुश्क हो जाता है और फिर सबसे बढ़ के दिन जो है वो छोटा हो जाता है। वो जो हमारी बॉडी को एक सूरज की रोशनी दरकार होती है, क्योंकि वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वो चीज़ आने लगती है, जैसे विंटर डिप्रेशन इस पर दुनिया भर में कहा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और आज हम सुबह की बात कर रहे हैं तो आज की सुबह की सबसे अच्छी बात ये थी कि सड़कों पर ट्रैफिक नहीं था, तो हम एक अच्छे दिन का हमने आगाज़ किया फ़ज़ाई आलूदगी के बगैर। लिटरली मेरा तो जरा बड़ा ही अच्छा मूड हो गया था। मैं पहुंची तो मैंने कहा यार मैं इतनी जल्दी पहुंच गई। वैसे रोज़ाना आपका मूड अच्छा नहीं होता? रोजाना में एक मूड को फोकस करने का टाइम ही नहीं होता फ़हीम भाई, क्योंकि आपने देखा होगा कितनी मारा मारी चल रही थी कि शो में बैठना है, जल्दी करो, तैयारी पकड़ो, कभी 10 मिनट लेट हो रहे हैं, कभी 5 मिनट लेट हो रहे हैं, बट शो तो आपने टाइम पर ऑन एयर होना ही होता है।
तो आपका रास्ता कैसा रहा और ओवरऑल कैसे देख रहे हैं, अगर वाकई ऐसे काम हो जाए हमारे शहर में, मैं तो कहती हूँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो जाए ना तो गाड़ी निकालना ही ना पड़े। वो तो बहुत ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना। देखें लाहौर, दिल्ली, कराची, मुंबई, ये जो शहर हैं इतने फिजाई आलूदगी की वजह से बहुत ही इनकी पोजीशन बहुत बुरी जा रही है। तो इंडिया तो फिर भी बहुत काम कर रहा है, अंडरग्राउंड ट्रेनें वहाँ चल रही हैं, लोकल ट्रेनें अंडरग्राउंड चल रही हैं, दिल्ली में बन गया, हमारे यहाँ अब तक वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए और हम लोग बहुत सुस्त इसमें चल रहे हैं ट्रैफिक के सिस्टम को। मैं एक बार उनसे मिला था, कई बार मुलाकात होती है, सईद गनी साहब वज़ीर ट्रांसपोर्ट बल्दिया के वज़ीर थे पिछले दिनों जब उनकी हुकूमत थी। मैंने उनसे कहा आप जिन्हें 2-4 काम आगे कर लें तो आपको लोग अच्छे लफ्ज़ों में ज़रूर याद करेंगे आपकी गवर्नमेंट जाने के बाद भी, कि सदर में जैनब मार्केट के पास, फुआरा चरंगी के पास, मेट्रोपोल के पास, PIDC शाइन कॉम्प्लेक्स और अंडरपास या ब्रिज के लिए फ्लाईओवर कुछ भी बना दें आप, ताकि लोगों की ट्रैफिक का मसला हल हो। ये सदर से गुजरना एक ऐसा होता है, पहले आदमी सोचता है कई बार सदर जाना, गाड़ी ले जाना जो ना वो वबाल है सदर में। लेकिन सदर में, पूरे सदर में जो है पिछले 7-8 सालों में बरतानवी हुकूमत ने कोई 10 करोड़ डॉलर दिए, उससे वहाँ सारी सड़कें नहीं बनी, सारी सेवरेज की लाइनें नहीं डली, लेकिन उन्होंने कोई अंडरपास नहीं बनाया, कोई फ्लाईओवर, कोई मुतबादिल रास्ते नहीं बनाए कि ट्रैफिक के गुजरने के लिए अंडरपास हो। ये कम वक्त में बनता है, पैसे कम लगते हैं और जल्दी बन जाता है। तो इसने ये करना चाहिए था, उन्होंने एक भी नहीं किया, सारी सड़कें बना दी। अब उसी वक्त कर लेते काम जब आपको पैसे इतने मिल गए थे। आपके पैसे नहीं थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए थे कि कराची को पुरानी हालत में बहाल कर दें। सदर से लेकर पीडी से लेकर प्रेस मार्केट से लेकर पाकिस्तान चौक तक काम हुआ, काफ़ी काम हुआ और ठीक ठाक पैसे लगे। और अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं भी था तो भाई अपने डेवलपमेंट फंड से भी डालते ना, कुछ एक नहीं किया उन्होंने। देखिए ना, अब आप मेट्रोपोल से गुजरना शाम के लिए आपके लिए अजियत का बायस, शाइन कॉम्प्लेक्स, PIDC, अच्छा जगह जगह करते ही क्या है, कट बन के जाते हैं और आगे ये रश को आगे भेज रहे हैं। अंडरपास फ्लाईओवर बनाने पे इनकी तवज्जो नहीं, बस रश को आगे भेज रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि ड्राइव इन सिनेमा के पास जो पुराना मिलेनियम मॉल, तो उसके पास भी उन्होंने कट बंद कर दिया। अब लोग कट बंद करके लोगों को ज़्यादा चक्कर खिलवा रहे हैं, ज़्यादा लोगों को ट्रैफिक पे ड्यूरेशन उनका ज़्यादा ज़्यादा और पेट्रोल ज़्यादा हो रहा है। एक परमानेंट हल दें, आप वो नहीं दे रहे, आप लोगों को आगे भेज रहे हैं। जगह जगह इन्होंने तिनहट्टी पे कट बंद कर दिया, नाज़िमा चौरंगी पे कट बंद कर दिया, नीपा का नीचे कट बंद किया, क्योंकि आपको अगर नीपा में मुड़ना है तो आप सफारी पार्क के पास जाके एक फ्लाईओवर से यू टर्न करके आएंगे। तो इतना लंबा आप पेट्रोल भी ज़ाया करा लें ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ना वो मोनो रेल सिस्टम और ट्राम, ये सारी चीजें आनी चाहिए। जरा आप ऊपर बनाएं, मोनोरेल ऊपर के ऊपर जाए, बुलेट ट्रेन बनाएं, दुनिया भर में हमारे पास तो थी कराची में 1980 तक, 75 KCR को आप देखें कहाँ पड़ा हुआ है। 70 की दहाई में थी जो सिस्टम था, हमने अच्छा सिस्टम उसको खत्म किया, हम दुनिया चांद पे गई, हम चिंची पे आए, तो हम लोग पीछे जाने लगे। जैसे चांद कुछ तो सिमिलर है। इसी बात को तसल्ली देने के लिए रखते हैं यहाँ पर। अगली खबर में बढ़ते हैं। क्या करें, बस जावेद भाई ऐसे ही है मसले में। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में गैर कानूनी तौर पर तामीर की जाने वाली जो इमारतें हैं उनमें गैस, बिजली और पानी के कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे, ऐसा कहा तो गया है, लेकिन देन अगेन इमारतें बनती हैं। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है। किसी ने इस शो में ही ये जुमला कहा था कि हम जो है वो दुनिया हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड होती है, मतलब इमारतें बनती हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ साइड्स वी आर एक्सपेंडिंग, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है। पानी, फिर वही वाली बात है, शहर में कहाँ पानी होगा? आप 16 मंजिला इमारत पे 32 मंजिलें खड़ी कर लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया कि आपने किसी कहा, मेरा नाम नहीं लिया। अच्छा, आप ही ने कहा था। चलिए, ये सारा फ़हीम भाई अच्छे जुमले जो ढूंढ के लाते हैं फ़हीम भाई वैसे। ये है हकीकत है। लेकिन आप ये इस बात पे मुझे नहीं कह रहे कि मैंने याद कितनी मैं बातें रखती हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया, याद रखा, और आपने ये भी बता दिया कि जनाब ये कहा गया था, किसी ने कहा था। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने उस प्रोग्राम में ये भी कहा था आपके साथ बैठकर कि ये शहर जिस तरह से एक्सपेंड हो रहा है, ये शहर इस वक्त कई ममालिक से बड़ा है। और इस शहर का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इस शहर में ऐसी इमारतें तामीर हुई हैं जहाँ बुनियादी शहरी सहूलतें मौजूद नहीं थी। सही। और जाहिर है, जब आप जो हैं शहर को यूँ फैलाने के बजाय यूँ फैलाते हैं, तो आप करते क्या हैं, उस इलाके की जो यूटिलिटीज़ हैं उनके ऊपर आप दबाव डाल देते हैं। जाहिर है, आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, उसका सेवरेज सिस्टम इतने लोगों के लिए वो नाकाफ़ी, क्योंकि वो तो इस तरह से नहीं बनाया गया था। इस तरह से वहाँ पानी की सहूलत उस तरह से नहीं होती, बिजली की सहूलत उस तरह से नहीं होती, गैस की सहूलत उस तरह, गैस तो वैसे ही अब हमारे पास ख़त्म हो रही है और नए मीटर्स के ऊपर तो वैसी पाबंदी है। तो ये जो एक ख़बर अभी आपने डिस्कस की है, ऐसे अदालती अहकामात पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो हैवी ट्रैफिक के हवाले से भी अदालती हुक्म मौजूद था, नहीं अमल हुआ। इसके ऊपर जो सबसे जो तबसरा मेरा होगा वो ये होगा कि जी
क्या इस अदालती हुक्म पर अमल दरामद हो जाएगा? हाँ, क्या exactly. इदारे जो हैं उसके ऊपर अमल दरामद कराने में कामयाब हो जाएंगे? और अगर चलें एक लम्हे के लिए मैं कह भी देता हूँ, मैं सोच लेता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, मैं सोचता हूँ बहुत पॉजिटिव कि जी ऐसा ही होगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा कनेक्शन। लेकिन क्या कराची में कनेक्शन जो है वो इदारों से हासिल किया जाता है? कुंडा हमारे यहाँ बहुत आसानी से लग जाता है, और सिर्फ अब तो बिजली का कुंडा नहीं लगता, अब तो गैस का कुंडा भी लग जाता है। अच्छा, बिल्कुल। फ्लैट्स में आप आमतौर पे देख लीजिए कि लोग परेशान क्या है, हमारा बिल, हमारी गैस का इस्तेमाल तो इतना नहीं है, गैस इतनी, वो बिल इतना क्यों आ रहा है? तो पता चला कि जी आपकी गैस की लाइन से किसी ने पाइप निकाल के जो अपने घर में भी कनेक्शन लिया हुआ है। तो गैस का कुंडा हमारे यहाँ लग जाता है, बिजली का कुंडा हमारे यहाँ लग जाता है, पानी का कुंडा हमारे यहाँ लग जाता है। हमारे यहाँ देख लेंगे आप किस तरह से लाइनों में जो है वो कनेक्शन अभी पिछले दिनों रेंजर्स ने ऑपरेशन किया और कई जो है कनेक्शन जो है नाजायज़ पकड़े। तो ये इस सारी सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इसमें जो है वो इसका कोई फ़ायदा होगा इस अदालती हुक्म का। हुक्म क्या होना चाहिए था? डेफिनेटली आइंदा आएगा भी, और एक दो दफ़ा आया भी है इस नौयत का हुक्म कि जितनी भी गैर कानूनी इमारतें हैं, और ज़ाहिर है ज़्यादातर पोर्शंस होते हैं जो बगैर इजाज़त के बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मदद से बनाए जाते हैं, इनको आप गिरा दें। आपने नस्ला टावर गिरा दिया, बहुत बड़ा वो था, लेकिन नस्ला टावर जैसी कितनी इमारतें इस शहर में मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहता कि जनाब जिन लोगों ने वहाँ पे पैसे लगाए डेफिनेटली उनका नुकसान होगा, लेकिन आपको मिसाल बना देनी चाहिए। नस्ला टावर के बाद हमारे पास कोई मिसाल नहीं, तो आप कम से कम इन इमारतों में रहने वाले अफराद और इनको अच्छा गिराएं, गिराने के बाद जिसने भी ये बनाई है इमारत उसका नुकसान जो है उसके ऊपर डालें। जिन लोगों का ने वहाँ खरीदा उनका कोई वो नहीं है, क्योंकि आपके सिस्टम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, आप ये देखें नस्ला में भी ये हुआ था कि जो बिल्डर को ढूंढो, बिल्डर पैसे देगा और फलाना होगा, आज तक उनके ना विचारों के पैसे। और मजे की बात ये कि तमाम लोग बरी हो गए अदालत से, बाकायदा तौर पर बरी हो गए। तो कोई छोटी प्रॉपर्टी, कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है, पूरे जो है ना वो आपके फ्लैट्स और घर जो है वो तबाह हो गए। ये मसले हैं हमारे यहाँ, और ये वही वाली बात है कि कैसे कानून के जो अहकामात है उन पर अमल दरामद होगा जब तक आप इसमें नहीं लेंगे। बहरहाल वक्फे की तरफ बढ़ लेते हैं, जब ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से बात होगी, दूसरा टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात कर लेते हैं हम जनाब पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया होने जा रहा है 26 दिसंबर से। जो सेकंड टेस्ट मैच है वो मेलबर्न में शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम पहुंच गई है, इस वक्त आराम फरमा रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है पाकिस्तान की, और आज भी प्रैक्टिस हुई, वहाँ बारिश हुई थी मेलबर्न में, तो इंडोर प्रैक्टिस की पाकिस्तान टीम ने। अब टेस्ट कल से शुरू हो रहा है, लेकिन उसके लिए 12 रुकनी टीम का ऐलान किया। एक लड़का कल बैठा देंगे, अभी 12 लड़कों का ऐलान किया, लेकिन सरफराज ड्रॉप कर दिए गए हैं। रिजवान को मौका मिलेगा कल खेलने का। तो काफ़ी तनकीद क्रिकेट बोर्ड पे इस पे हुई कि परफॉर्मेंस तो पहले टेस्ट मैच में किसी ने नहीं दी, तो सरफराज को अगर आपने ड्रॉप कर दिया, इसका मतलब ये उसका आखिरी मैच था, क्योंकि ऐसे ही होता है। बड़ी मुश्किल से उसका वापसी हुई थी पाकिस्तान टीम में जब होम सीरीज़ हुई थी उसमें, तो सरफराज ने उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो उसकी वजह से उनको दौरा ऑस्ट्रेलिया में शामिल किया गया था। अब उनको आप एक मैच खिला के सिर्फ 2 इनिंग खिलाई आपने, और उनका करियर ख़त्म होने जा रहा है। फिर इस तरह से आप चांस दें तो पूरा दें। पहले भी इस तरह बहुत सारे लड़के परफॉर्म नहीं करते रहे, और भी सीनियर लड़कियां के देखिए, पाकिस्तान टीम 360 रन से हारी मेलबर्न टेस्ट में, एक दूसरी इनिंग में सिर्फ 89 पे आउट हुई, तो बहुत सारे लड़कों ने बुरा खेला। और अगर आप किसी को सेंड ऑफ कर रहे हैं तो फिर उसको मौका दें पूरा। अगर सिर्फ एक ही मैच खिलाना है आपको, या तो दोनों का मौका मिल सकता था, ये भी बात हो रही है, क्योंकि इमाम उल हक भी बुरा खेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस तो वो भी नहीं दे रहे। 2 रोज़ा मैच में रिजवान ने परफॉर्मेंस दी कि 60 रन बनाए, और उसमें से खैर सरफराज को मौका नहीं मिला था। और पाकिस्तान टीम में इंजरी भी काफ़ी हो रही है इस मौका पर। मैच तो कल से शुरू है, लेकिन नुमान इंजर्ड हो गए, उनकी पसली में तकलीफ हुई, इंजरी हुई, वो वापस आ रहे हैं, सीरीज से बाहर हो गए। इसके अलावा इब्रार इंजर्ड हो गए। फिर पाकिस्तान टीम में नवाज़ को यहाँ से भेजा गया है। कोई ऑपरेशन कराने भी तो गए वहाँ पे अपेंडिक्स का। हाँ वही, जिनका वहाँ जाके अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, नुमान का हुआ है। अच्छा, ये फ़हीम अशरफ को क्यों शामिल किया गया? फ़हीम अशरफ को नहीं लिया गया दूसरे टेस्ट में, वो भी। अच्छा। अब सिर्फ एक स्पिनर रखा गया 12 रुकनी टीम में, वो हैं साजिद, वो यहीं से गए, क्योंकि स्पिनर अबरार की जगह उनको बुलाया गया था। तो बहुत जगह आप मौका दे रहे होते हैं, लेकिन फिर जो T20 में परफॉर्म कर रहा है उसको आप टेस्ट में मौका देते हैं, तो ये नाइंसाफ़ी होती है उन लड़कों के साथ जो कायम ट्रॉफी के 4 रोज़ा मैच में परफॉर्म करते हैं, डोमेस्टिक सीज़न में साल भर खेलते हैं, टॉप परफॉर्मर होते हैं बैटिंग में, बॉलिंग में, उनकी फिर आपको
उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाते। अच्छा, हसन अली भी काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी वो उनको अभी रखा बाहर क्या अपनी सका? टीम में हैं। अब आमिर जमाल या हसन अली हैं, फिर 5 बॉलर आपने रख दिए। तो अगर आपने शामिल ही करना है सारे फास्ट बॉलर को, तो फिर जो स्पिन बॉलिंग कोच है सईद अजमल, उनका तो फिर कोई काम नहीं बनता वहाँ पर। तो वो किस तरह जस्टिफाई करेंगे? और सिर्फ साजिद खान को रखा है 12वां खिलाड़ी। अब शायद कि कल उन्हें खिला दें तो शायद हसन अली को ड्रॉप करेंगे। तो ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन देखते हुए कैसा लग रहा है जावेद भाई कि अभी देखिए, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले एक और जीत मुश्किल सकेगी? मैच है पर्थ में, जब पाकिस्तान 360 रन से आ रहा। तो और पाकिस्तान मेलबर्न में आज से आखिरी फतह 42 साल पहले हासिल की पाकिस्तान ने। बताएं। 42 साल हो गए वहाँ कोई मैच नहीं जीता, और 28 साल से ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज़ नहीं जीती पाकिस्तान ने। 28 साल से 95 में आखिरी सीरीज़ पाकिस्तान जीती। तो ऑस्ट्रेलिया में कारकर्दगी बहुत ही बुरी है और मुस्तकिल बुरी होती जा रही है। ये पहले भी कहा जाता सीरीज़ शुरू से पहले कि कप्तानी दे तो गई शान मसूद को, लेकिन ये उनके लिए आसान नहीं होगा। और ऐसा लगता है उनको बकरा बनाया गया कि कप्तानी फेल होगी तो और बातें होंगी। खुद तीनों फॉर्मेट से ज़बरदस्ती भेजा गया, इनको कप्तानी से दस्तबरदार किया गया था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि जब वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस हुई, बाबर आजम की कप्तानी की, तो उनको वनडे या T20 फॉर्मेट से कप्तानी से अलग करते, टेस्ट से नहीं करना चाहिए था। कि टेस्ट से अलग कर भी देते तो किसी सीनियर को बनाते, या कप्तान या रिजवान को, सरफराज को, जो मुस्तकिल परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। शान मसूद कोई तजुर्बा नहीं है, आपने पहले उनसे बड़े मैचों में परफॉर्मेंस नहीं हुई उनसे। T20 में उन्होंने सुपर लीग में कप्तानी की है मुल्तान सुल्तान की। तो वो T20 फॉर्मेट अलग होता है, टेस्ट अलग होता है। और जब आपने शान मसूद को इतना मौका दिया तो फिर ये सरफराज और फ़हीम को भी फिर दे देते जब आप मौके देने की बात हो रही है तो अब यही होगा। कई मतलब बार वही ऐसे वाली होता बात है कि आप बैलेंस मौका नहीं नहीं देते, है। फिर कुछ लोगों को ज़्यादा मौका मिलता है, 6-6 10-10 मैच मिल जाते हैं, 2-2 4-4 सीरीज़ मिल जाती है। एक को आप सिर्फ एक टेस्ट मैच खिला के अब आप उसको रवाना कर देंगे। फिर यही होता है, एक बार बंदा टीम से बाहर होता है, फिर वापसी बहुत मुश्किल होती है, खासकर सीनियर खिलाड़ियों की। तो ये क्रिकेट बोर्ड को इसमें ज़रा नज़र रखने की ज़रूरत है। और क्रिकेट बोर्ड के और भी बहुत सारे मामला जो हैं सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मीडिया राइट्स फ़रोख्त करने से रोक दिया है ज़का अशरफ को, क्योंकि उनको कहा यह गया कि आपको पहले 4 नवंबर तक रखा गया था, 4 महीने के लिए मैनेजिंग बोर्ड को, आप सिर्फ रोज़मर्रा के मामला संभालें। फिर आपको एक्सटेंशन दी गई 4 फरवरी तक। ठीक है। तो अब आप फिर भी आप बहुत सारे बड़े काम कर रहे हैं, और ये इसमें क्योंकि पैसा बहुत है मीडिया राइट्स फ़रोख्त करने में, और बहुत सारा का मफाद होता है इसमें। और क्रिकेट बोर्ड में लोगों के आने का मकसद ये होता है कुछ ना कुछ इधर से उधर करें, कुछ पैसे बन जाएं। सीधी बात है कि क्रिकेट लग रहा है क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो सोने की चिड़िया बनता जा रहा है। 9 अरब रुपए इनको अगर 4 साल में ICC दे रहा है, 900 करोड़ रुपए, तो तभी तो यहाँ नज़र सबकी जमी होती है कि सिलेक्टर जो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है सिलेक्शन करना, लेकिन उसकी इस बंदे की सैलरी 25 लाख रुपए। इस तरह बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी है कि अगर आप हाईली पेड हैं भी तो फिर आप कम से कम काम तो ईमानदारी और दिललगी के साथ कर लें। आप जो इंसाफ की बात करें कम से कम उसको तो ढंग से निभा लें। ये हमारे यहाँ मसला नज़र आता है, चले पैसे भी ले रहे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा इशू है। बहरहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखा कि जो महंगाई है उसका जिन तो बेकाबू हुआ, साल 2023 में जो बाइक्स हैं उनकी कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हमने देखा कि 70 सीसी जो मोटरसाइकिल है वो 1 लाख से भी उसकी ज़ायद प्राइस हो गई है। उसके अलावा जो दीगर बाइक्स हैं उनको तो फिर अभी तो बात करना ही बेकार है, वो तो अब्दुल्ला शादी बस अभी बताएंगे कि उनकी कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। वेलकम करते हैं शो में आपको अब्दुल्ला शाह साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। आप बाइक्स एंड मोटरसाइकिल एसोसिएशन के जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं, तो आपका तारुफ करा देते हैं लोगों से। अब्दुल्ला साहब, अभी जो कीमतों में इजाफा हो रहा है मुस्तकिल, ये एक आम आदमी के लिए तो बाइक अफोर्ड करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। पहले भी आपसे इस हवाले से बात हुई है ड्यूरिंग द शोज़, तो ये तो कीमतों की रोकथाम के लिए क्या हो सकता है? देखिए, 2022 नवंबर से जो सिलसिला शुरू हुआ और जिसने पीक जनवरी 2023 में पकड़ी प्राइस बढ़ने की, और मई तक इसने तकरीबन आप समझ लें कि 55% से ज्यादा इजाफा किया। जो आम मोटरसाइकिल 60-65 हज़ार रुपए की बिकती थी वो इस वक्त 1,05,000 1,10,000 के बीच में अटकी हुई है, और तकरीबन 99% सेल खत्म हो चुकी है। यानी कि जो कंपनी 8,000 मोटरसाइकिल पर मंथ बनाता था, इस वक्त वो 800 पे भी सेल नहीं कर पा रहा, और 103 ब्रांड है टोटल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल किस तरह से कम हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे याद है अब्दुल्ला शाह साहब, जब मैं शो करने आई थी वहाँ मार्केट, मोटरसाइकिल मार्केट, तो सन्नाटे पड़े हुए थे, दुकानों पर रश नहीं था, लोग अपने रोज़गार के लिए परेशान थे जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। हज़ारों बाइकें खड़ी हुई हैं लेकिन कोई ख़रीदने वाला है नहीं। जहाँ पर तिल धरने की, चलने की जगह नहीं होती थी, वहाँ कोई अब फटक नहीं रहा। यूज़ बाइक की कीमत इस वक्त क्या हो गई है?
यूज मोटरसाइकिल की कीमत में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, क्योंकि पहले अगर वो 20-25 हजार में मिलती थी तो अब वो 40-45 हजार क्रॉस कर गई है। तो ये बेसिकली गरीब की सवारी है, मतलब ये गरीब के लिए लैंड क्रूजर भी है, इसी पे फैमिली को घुमाना भी है, इसी पे उसने रोजगार भी सही हासिल बात है। करना है, इसी पे उसने फूड डिलीवरी भी करनी है। तो जिस तरह जिंदगी के अंदर वाईफाई, मोबाइल जरूरी है, इसी तरह मोटरसाइकिल भी एक अहम हिस्सा है घर का। तो उसके बगैर कई लोगों को परेशानी हो रही है। तो ये इस वक्त मामला बहुत ज्यादा खराब है बेसिक रीजन क्या रोजगार के है जो हवाले से। इतने तवातुर से कीमतों में इजाफा हुआ और यहाँ तक कीमत पहुंच गई है अब्दुल्ला साहब? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास एलसी का मसला था, एलसी नहीं खुल रही थी, इस वजह से कीमत ऊपर जा रही थी। फिर डॉलर की फ्लक्चुएशन थी। आप अंदाजा लगा लें कि अगर हम 2 साल पहले देखें तो 188 से डॉलर जो है वो 100 रुपये बढ़ के आज 288 के आसपास है। तो वो जो फर्क आया बस उसी के असरात है। फिर खाम माल की कमी, और बिल्कुल देखिए बात ये कि जो इंडस्ट्री 8,000 मोटरसाइकिल अगर बेच रही है और आज वो 800 पर आ गई, तो उसकी कंपनी ने भी सर्वाइव करना है। उन 800 गाड़ी के ऊपर ही उन्होंने सैकड़ों लोगों की तनख्वाह देनी है। उस 800 गाड़ी की सेल पे ही उन्होंने अपनी फैक्ट्री के, अपने ऑफिस के बिजली के बिल भरने हैं। तो वो उनको भी उसी पे पूरा करना है। तो ये पूरी एक बिल्कुल चेन ऐसे है, और ये चेन बिल्कुल आखिरी तबके तक, जिसको कहते हैं मैकेनिक, वहां तक भी रुक चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केटों में सन्नाटे नज़र आते हैं और वाकई लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है कि वो कैसे अफोर्ड करें नई बाइक। और दूसरा चैलेंज ये है कि जो बेचारा बाइक ले लेता है उसकी बाइक छिन जाती है, तो किसी तरह जमा पैसे पूंजी करके ले भी लो तो इस शहर में ये भी मसला है कि आपको सिक्योरिटी भी कोई नहीं है। तो बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला शाहिद साहब। बिल्कुल ऐसा उम्मीद ही ये है। करते हैं कि जो है ना ये इंडस्ट्री दोबारा से बूस्टअप करे और इसकी कीमतों में कुछ बेहतरी आए, कुछ कमी आए, ताकि जो आम लोग हैं ना सिर्फ वो सफ़र कर रहे हैं बल्कि जो वहाँ पर मौजूद इस वक्त हम बाइक मार्केट में देख रहे होते हैं जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, डीलर्स हैं, मज़दूर हैं, सभी परेशान वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और उससे एसोसिएटेड जो छोटी चीज़ें जैसे एक्सेसरीज़ आप देख लें, बाइक्स के हेलमेट फ़रोख्त कर होते हैं, वहाँ पर भी आपको सन्नाटे नज़र आएंगे। बहरहाल मैं यहाँ पर वक्फा ले लेती हूँ, वक्फे के बाद हाजिर होंगे तो ज़रा सी कुछ बात होगी जनाब इलेक्शन के हवाले से भी, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कुछ और मज़ीद खबरें होंगी आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। बातें हो रही हैं यार जनाब, यहाँ पे ब्रेक पे जाने से पहले बड़े मज़े की बात हम ये कर रहे थे कि छुट्टी वाले दिन जो है ना वो आके काम करना कितना मुश्किल लग रहा होता है खासतौर पर मुझे, क्योंकि जब सब घर में सो रहे हों और मुझे उठ के आना पड़े तो मैं कहती हूँ यार मुझे भी कोई छुट्टी दे दे। लेकिन हम आप लोगों के साथ एक ऐसा रिश्ता है, जब आप लोग फीडबैक देते हैं और इम्पॉर्टेंट डेज़ के वाले से जो हम चीज़ें लेकर सामने आते हैं तो उस पर जब फीडबैक मिलता है तो आप भी यकीन करें मेहनत सारी वसूल हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं इलेक्शन अपडेट के हवाले से। इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जो है वो उसमें तौसी की गई थी 2 दिन, और फिर मज़ीद कागजात जमा करवाए गए। मज़ीद उम्मीदवारों की तरफ से जो है वो हमने देखा कि फॉर्म जमा कराने का जो रुझान था वो बढ़ता रहा और ज़्यादा रहा, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो इस वक्त जो है वो स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है, और अब ये हतमी फहरिस्तों का ऐलान कब किया जाएगा वहीं साहब? देखें, कल जो है फॉर्म 31 जारी हो गए। ये कागजात नामजदगी जब जमा होते हैं तो उस वक्त जो है एक पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद जितने कागजात आ जाते हैं वो उनके ऊपर जो है हर डिस्ट्रिक्ट से हर DRO जो है वो फॉर्म 31 जारी कर देता है। कल जो है फॉर्म 31 जारी हो गए हैं। ये एक अच्छा अमल जो है वो समझा गया कि 2 रोज़ के लिए 2 रोज़ का इजाफा किया गया, और जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से कहा गया था, इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की गई थी कि आप इसे बढ़ा दें 2 दिन कम अज़ कम। और इन 2 दिन के बढ़ाने से एक हमने ये देखा कि लोगों की बड़ी तादाद ने जो है वो अपने फॉर्म जमा कराए हैं। इसमें सिर्फ सियासी जमातें ही नहीं बल्कि हमें ये भी नज़र आ रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार भी बहुत बड़ी तादाद में, कुछ नई जमातें भी इस साल जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं कि वो भी मैदान में उतरी हैं। जैसे मरकज़ी मुस्लिम लीग है, कुछ अलाइंस बने हैं वो हैं, इस तरह की कुछ तंजीमें हैं जो सियासी जमातें हैं जो नई हैं, तो उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा जो है वो फॉर्म नज़र आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो कराची पूरे मुल्क के मुकाबले में सबसे मुख्तलिफ है, सबसे मुख्तलिफ है। इसकी एक वो है, एक हकीकत है कि इसे मानना चाहिए कि देखिए किसी भी दूसरे इलाके में 2 जमातें के दरमियान या बहुत ज़्यादा 3 जमातों के दरमियान मुकाबला होता है। अगर आप पंजाब की बात ले लें तो वहाँ पे जो है मुस्लिम लीग होगी, पीपल्स पार्टी होगी, और बहुत ज़्यादा होगा तो PTI होगी जो बज़ाहिर तो अभी नज़र नहीं आ रही है इस मंजरनामे में।
लेकिन अगर आप कराची की बात करें तो कराची में आपको मुस्लिम लीग भी मिलेगी, आपको यहाँ पे एमकेएम भी मिलेगी, यहाँ पर आपको पीपल्स पार्टी भी मिलेगी, यहाँ पे आपको मरकज़ी मुस्लिम लीग भी मिलेगी, यहाँ पे आपको जमात इस्लामी भी मिलेगी, यहाँ पे आपको जेयूआई भी मिलेगी। तो सारी जमातें जो हैं वो अपना अपना हिस्सा जो है, एएनपी मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट जमातें यहाँ पे। और वोट बैंक भी पेशावर मिला से जुला हो ज़्यादा- गया अब तो। हाँ, वोट बैंक भी वो मिला जुला ज़माना हो। चला गया असल में one sided। इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह बनी कि कराची के हवाले से जो एक नई ट्रम्प ने कुछ सालों में जो जन्म लिया वो ये है कि कराची वाले, अब उस कराची वाले में जो है वो उर्दू स्पीकिंग भी है, उसमें पंजाबी स्पीकिंग भी है, उसमें बलोच स्पीकिंग भी है, सिंधी भी है, उसमें पठान भी है। तो ये एक ट्रम है कराची वाले। अब इस कराची वाले को लेके जो है ना बेसिकली अब सियासत हो रही है कराची के ऊपर। पीपल्स पार्टी ने सिलेक्शन से कुछ अरसे पहले जो है एक नया नारा जीए भुट्टो के साथ जीए महाजिर का लगाया, जो एक नई चीज़ थी। बड़ा मज़ा आया उसको देख के कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है वो कराची से वोट चाहती है तो वो जीए महाजिर का नारा भी लगा रही है। एमकेएम ज़ाहिर है उसकी तो सियासत ही जो है वो एक महाजिर नाम पे थी, अब वो मुत्तहदा का नारा लगाते हैं तो वो भी सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जमात इस्लामी उसका भी हमेशा से वो यही है, लेकिन उसकी सियासत में भी एक टर्न ये नज़र आ रहा है कि वो कराची के बुनियादी मसाइल के ऊपर बात करते हुए कराची से उन्हें वोट चाहिए। मुझे उनका ये चीज़ पसंद आ रही है अभी तक। मैं कि बात कराची को कहूँ तरक्की कि दो। थोड़ा सा डिफरेंट कोई किसी की कैंपेन में अगर बात करें ना फ़हीम साहब के, मैं चाहती हूँ कि इलेक्शन कैंपेन्स ऐसी हों जो वादों और नारों से निकलकर मसाइल और जो है ना इन चीज़ों सॉल्यूशंस की तरफ हम नज़र आएँ और उन चीज़ों को हल करते हुए दिखाई दें। तो वो एक जो है ना जमात इस्लामी को इस चीज़ का जाता है कि उन्होंने हमेशा बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, यूथ को नौकरियाँ देने के ख़िलाफ़, सड़कें बना कम अज़ कम कुछ ना किया। ओ सॉरी, हाँ हक में कॉफी नाराज हो जाएंगे हाफिज नईम। कॉफी ला दो बच्चों। हाफिज नईम नाराज हो जाएंगे, आपके शो में भी नहीं आएंगे। नहीं, ये बात तो सही है कि कराची के मसाइल के ऊपर जमात इस्लामी ने अच्छी तरह से आवाज़ बुलंद की है, उन्होंने मसाइल को एड्रेस भी किया और उसके ऊपर जो है उन्होंने बात भी किया। अभी देखें ना जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इसीलिए और उसमें जो है उन्हें एक एज हासिल रहा। इसमें कहा जा सकता है एमकेएम की जानिब से बात कही जा सकती है कि क्योंकि एमकेएम इलेक्शन में नहीं थी इसलिए जो जमात इस्लामी को एज मिल गया। तो जमात इस्लाम पीपल्स वो एमकेएम तो उस वक्त भी नहीं थी, 2002 में भी नहीं थी जिस वक्त जो है जमात इस्लामी को एज मिला था और जमात इस्लामी के मेयर जो है वो उस वक्त के नाजिम रहमतुल्लाह खान बने थे। उस वक्त भी आप देख लें कि कराची में हमें काफ़ी हद तक जो है वो काम होता नज़र आया था। इस वक्त भी कराची के कई टाउन ऐसे हैं जिनमें जमात इस्लामी के लोग मौजूद हैं जो जीते हैं और डेफिनेटली उनके काम से जमात इस्लामी को जो आम इंतखाबात हैं उसमें जो है वो फ़ायदा हो सकता है। यही बेसिकली मेयर कराची के काम से भी होगा कि मेयर कराची अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं कराची के हवाले से, जो कराची के मसाइल हैं उनके ऊपर उनका कोई काम नज़र आता है तो डेफिनेटली जो आम इंतखाबात हैं उसमें पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा। अच्छा, वैसे जो है ना पीपल्स पार्टी में भी खासा हमें चेंज नज़र आ रहा है। ये जो यंग फेसेस आए, मुर्तज़ा वहाब साहब आए, खासे एक्टिव नज़र आ रहे होते हैं और चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उसके बाद जो ना एक चेंज नज़र आ रहा है हमें, उसकी शिफ्ट नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के अंदर। बिलावल साहब के आने के बाद भी हम देख रहे हैं कि खासी पीपल्स पार्टी की इमेज जो है वो चेंज हुई है। तो जावेद भाई, क्या आपका जो है ना वो इस पर तज्जिया है कि वाकई क्या पीपल्स पार्टी अपनी जगह बना पाएगी? और दूसरी बात है कि एमकेएम भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि उन्होंने भी कहा है कि कोई सीट एडजस्टमेंट वगैरह अभी तक हमारी नहीं हुई है किसी से भी। देखिए एमकेएम का तो नून लीग से थोड़ा झुकाव उनका उसी तरफ है, लेकिन कोई पता नहीं कि अगर मजमूई हालात मुल्क के अभी इन दिनों कोई पॉलिसी चेंज हो तो हो सकता है एमकेएम शायद उनसे अलग हो सकती है जो साथ अभी तक बात हो रही है, मुझे जो लग रहा है। क्योंकि शहबाज शरीफ से बात ये हो रही है कि आप वहाँ से एमकेएम बल्दिया से नहीं बैठना चाह रही है। मुस्तफ़ा कमाल वहाँ से खड़े हुए हैं, शहबाज शरीफ भी वहाँ से खड़े हुए हैं। पिछले इलेक्शन में फैसल ऑर्डर से थोड़े से वोट से, कोई 600 के करीब वोट से वो हार गए थे, लेकिन दोबारा काउंटिंग भी नहीं हुई। तो ये भी एतराज़ था नून लीग का। और जहाँ भी थोड़े थोड़े वोट से पिछले इलेक्शन में लोग हारे हैं वो काउंटिंग दोबारा हुई, तो ये सारे लोगों का एतराज़ है। फिर एमकेएम 22 सीटें हुई इस बार, कराची से एक कौमी असम्बली की और सीट बढ़ गई है। तो और पीटीआई को इस बार यही माहिरीन कह रहे हैं पीटीआई को इतनी सीटें नहीं मिल रही, का चांस बहुत कम है कि कराची से पिछली बार 14 सीटें ली थी, तो इस बार हो सकता है एमकेएम अपनी आधी ज़्यादा नशिस्तें वापस ले लेगी ये। और जमात इस्लामी को भी कुछ सीटें मिलने का इम्कान है, पीपल्स पार्टी को मिलेंगी। और आपको एक थोड़ी सी चीज़ नहीं बताऊं कि खालिद लतीफ़ क्रिकेटर हैं, वो तहरीक लब्बैक की जानिब से ज़िला मलीज़ से PS89 से सूबाई असम्बली का टिकट उन्होंने मिला है। वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और क्रिकेटर एक पहली बार कराची में ख़ास तौर पे। उनको पिछले दिनों आपने एक बयान सुना होगा, एक स्टेटमेंट था, ट्वीट उन्होंने किया था, फ्रांसीसी जो एक तौहीन कि हालांकि से उन्होंने बड़ा उन पर रिएक्शन ही बहुत हुआ था इस हवाले से, लेकिन चूँकि वो क्रिकेट से किनारे कश हो चुके हैं तो वो ऐसे कोई भी बयान देने में आज़ाद हैं। तो उनको सपोर्ट पे तहरीक लब्बैक ने अपनी जानिब से खड़ा किया इलेक्शन में। अच्छा, तहरीक लब्बैक भी जो है ना वो हमने देखा कि पिछली दफ़ा इलेक्शंस में नज़र आई काफ़ी, और उन्होंने अपने जो है ना वो एक्टिविटी अपनी की, उस तरह से लोगों में काफ़ी मकबूलियत उसकी बढ़ गई है। देखिए टीएलपी बेसिकली अगर आप देखें ना, जो माजी की जो हम ये कह लें कि जो बरेलवी जमातें थी उनका एक नया वर्जन है।
माजी में हम देखते थे कि जनाब नूरानी मियाँ साहब के साथ जो चंद एक और बरेलवी जमातें होती थी जेयूपी की सूरत में, वो जो है उनका एक बड़ा अहम रोल होता था। अब वो नहीं रही, सुन्नी तहरीक उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी। तो अब टीएलपी जो है वो एक बड़ा वो है। अगर आप देखें माजी में पिछले इलेक्शन में तो टीएलपी जो है वो लियारी से एक सीट जीतने में भी कामयाब हो गई थी, और वो भी एक ऐसी नशिस्त से जहाँ जो है पीपल्स पार्टी हमेशा से जीतती रही थी। तो टीएलपी की वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इस दफ़ा भी वही कासिम फकरी साहब के जो कागजात नामजदगी हैं इस दफ़ा वो कोरंगी से भी जमा हुए हैं। सही। इसमें जो अहम बात है वो ये है कि लियारी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस दफ़ा। लियारी से शकूर शाह जो लास्ट टाइम जीते हैं, जिन्होंने बिलावल भुट्टो को लियारी से शिकस्त दी थी, इस दफ़ा वो आज़ाद हैसियत में अभी तक जो है वो इलेक्शन लड़ते नज़र आ रहे हैं हमें। पीटीआई उन्होंने छोड़ दी है। फिर अगर हम ये देखेंगे तो वहाँ पे टीएलपी जो है वो तीसरे नंबर पर रही थी लियारी में। अगर पीटीआई फर्स्ट नंबर पे रही तो दूसरे नंबर पे रही थी, और बिलावल भुट्टो जो है वो उनकी पीपल्स पार्टी जो तीसरे नंबर पे रही थी। तो टीएलपी डेफिनेटली एक रोल प्ले कर सकती है, लेकिन टीएलपी का मसला ये है कि उसका वोट जो है वो पूरे शहर में बटा हुआ है। तो किसी एक जगह से उनके लिए जो है वो शायद इतना आसान नहीं हो। ये एज जो है अगर हम देखते हैं तो एमक्यूएम को हासिल हो सकता है कि उनको जो है वो एक मजमूई वोट मिल जाए, या फिर वो जो दूसरा पीटीआई है। सही। वुमेन स्क्वॉश चैंपियनशिप की वेरी क्विकली बात कर लेते हैं, क्योंकि ख़वातीन के हिसाब से अच्छी खबर है कि जो है वो, और स्क्वॉश के लिए भी, क्योंकि हम देखते हैं कि बाकी क्रिकेट की तो बहुत हम लोग बात करते हैं, लेकिन स्क्वॉश, हॉकी और दीगर खेलों पर उतनी तवज्जो नहीं है। तो बहरहाल जो ख़वातीन, उन्होंने अनम मुस्तफ़ा और सना बहादुर फाइनल खेलेंगी अब। जी आज फाइनल है, ज़बरदस्त, और अल्लाह करे जीत कर आएँ। $1000 प्राइज़ मनी है। कराची में टूर्नामेंट हो रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल स्क्वाश एसोसिएशन का ये इवेंट होता है, तो इसमें $1000 से कम आप प्राइज़ मनी रख नहीं सकते। तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। क्रिकेट में आपकी कंपटीशन बहुत है, स्क्वाश में कंपटीशन कम है ख़वातीन के लिए। जो आ रही लड़कियाँ खेलती हैं वो जल्दी टॉप 10 में, टॉप 16 में जगह बनाती हैं, तो उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनके लिए बाहर की दुनिया में खुलती है कि वो वहाँ जाके खेल सकती हैं, स्कॉलरशिप हासिल कर सकती हैं। स्पोर्ट्स के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है। स्पोर्ट्स एक इंडस्ट्री है। हमारे कुछ लोग जो समझने लगे वो अपनी फैमिलीज़ में अपने बच्चों को, बड़े लड़कियों उनको अब कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स में जाएँ। खासकर अब ये रुझान बढ़ा है कि स्पोर्ट्स में ख़वातीन का ज़्यादा शमूलियत हो रही है। पाकिस्तान से मुख्तलिफ छोटे शहरों से, बड़े शहरों से। स्क्वाश की खेल महंगा है, फैसिलिटीज़ इतनी आम नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को। आपको मैं बताऊं कि HSN कॉलेज है लाहौर में, उसकी माहाना फ़ीस 3 लाख रुपए, लेकिन स्कॉलरशिप पे वहाँ दाखिला मिल जाता है। अभी एक बच्चे को दाखिला मिला कराची के, तो 36 लाख रुपए फ़ीस, उन्होंने फ़ौरन चेक दिया कि आपकी साल भर की फ़ीस जमा हो गई है। तो यानी बहुत बड़ा एडवांटेज है स्पोर्ट्स में। अगर आप अच्छा खेल रहे हैं, वहाँ स्क्वाश के खिलाड़ियों को पाकिस्तान भर में जो टॉप 8, टॉप 4 हो, उसको एडमिशन मिल जाता है स्कॉलरशिप पे। तो बहुत सारी चीज़ें आप स्कॉलरशिप पे पाकिस्तान से बाहर भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, बात ये ना कि देखें, आप अपना जो हम लोगों का बस फोकस ये है, पिछले दिनों भी शो मैंने किया और उसमें हमने देखा कि वर्सटाइल से कैसे जो है ना वो वाबस्ता हो सकते हैं। तो खाली ये नहीं कि आपने डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने, या आपको मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, आपको डेंटल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आप इनरोल नहीं हुए तो जनाब अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका इंटरेस्ट क्या है और आप उसको किस तरह से अपनी लाइन जो है ना वो चूज़ करते हैं, उस पर कितनी रिसर्च करते हैं, कितना देखते हैं, कितना जानते हैं उसके बारे में, और आप कितना उसमें एक्सेल करना चाहते हैं, ये चीज़ अब मैटर करती है। हर दुनिया अब तो आप देखें, एक बस क्लिक करें और सभी कुछ आपके पास अवेलेबल हो जाता है, कितना आसान हो गया है। तो बहरहाल थैंक यू सो मच जावेद साहब फॉर कमिंग इन द शो। फ़हीम सिद्दीकी साहब, आपने वक्त दिया, आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। अगली बार आएँ तो नाश्ता लेकर आइएगा। नाश्ता बहरिया टाउन से अच्छा मिलेगा। नहीं होता, हाँ, सब सो रहे थे। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जहां से शो का आगाज़ किया था, एक बार फिर वहीं से जुड़ जाते हैं और हम देख रहे हैं कि कायदे आज़म के हवाले से हम 25 दिसंबर को आपका यौम पैदाइश, और अगर कायदे आज़म ना होते तो आज पाकिस्तान ना होता, आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ना ले रहे होते और पाकिस्तान जो है वो मारिज़ वजूद में ना आता। तो हम ये बहुत सारी चीज़ें हैं कायदे आज़म के हवाले से हम देखते हैं कि कायदे आज़म ने जो ज़िंदगी के नज़्बुलैन बताए, जो चीज़ें बताई, अगर आज हम उनको आज भी उनको अडेप्ट कर लें और अपनी कौम का, अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लें, तो हमारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे मुल्क के अंदर वो स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाए। आपने कहा काम 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 और सिर्फ काम, हम वो सब कुछ छोड़कर, अपने अजीम लीडर की बातों को छोड़कर हम दुनिया के लीडर्स को पढ़ते हैं, देखते हैं, अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम का आपने दर्स दिया। आपको अगर इन 3 ही वर्ड्स के ऊपर हम सिर्फ गौर कर लें, ईमान,
तो आप देखें कि आप अपने मज़हब को भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म की जो है वो कोड के ऊपर इत्तेहाद की अगर बात कर लें, अगर ये कौम मुत्तहिद हो जाए, इकट्ठी हो जाए, तो कौन सा ऐसा मसला है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन सा ऐसा जो है ना वो मसला है जिससे हम जो है वो निमट नहीं सकते। हम देखते हैं कुदरती आफात आए तो ये कौम इकट्ठी हो जाती है, कोई मुश्किल खड़ी हो जाए तो कौम मुत्तहिद हो जाती है। तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं। और फिर तंजीम का बड़ा फुकदान है भाई हमारे अंदर। हमसे जो है ना वो हम एक अगर मुनज़्ज़म कौम बन जाए और हम जो अपने लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने लग जाएँ, तो हमारे यहाँ एक जो कहते हैं ना कि एक मॉडर्न सोसाइटी, एक तरक्की याफ्ता ममालिक में जो हम प्रैक्टिसेस देखते हैं वो अगर हम अपने मुल्क में भी करने लग जाएँ, मैं और आप हुकूमतों पर, आप लीडरान पर, इन सब चीज़ों पर जिम्मेदारियां डालने छोड़ें। हम इन दो तीन चीज़ों पे अगर हम काम कर लें तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराती हूँ और देखते हैं क्या वो मेरी इन बातों से अग्री करते हैं कि नहीं करते। रिजवान जाफ़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हर दफ़ा जब भी आते हैं रिजवान भाई मैं कहती हूँ आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि गलती हो गई, मुझे कहना चाहिए था कि रिजवान भाई इंट्रो करेंगे, मेरी क्या मजाक में रिजवान भाई बैठे हो मैं बोलूँ, गलती माफ़ कीजिए। नहीं भाई, आप होस्ट है, हम गेस्ट हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच रिजवान भाई फॉर कमिंग इन द शो। और साथ साथ मेरे साथ एसएसपी कमर साहब भी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान, ऑल गुड, सब कुछ। तंजीम वाले फैक्टर पे तो आपसे खूब ही बात होगी कायदे। तो रिजवान भाई आज जो है वो यकीनन हम बाबा कौम की बर्थडे के कुछ पैकेजेस भी चल जाते हैं, सब लोग तस्वीरें भी लगा लेते हैं यौम जिना का, लेकिन क्या वाकई जिना को हमने बतौर कौम अडेप्ट किया हुआ है? देखिए, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और एज इस्लामिक कंट्री जो ज़्यादातर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, तो अब मुसलमानों की जो पहचान है वो तो सादिक और अमीन होनी चाहिए। सही। कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारे पास मौजूद है, तो उसको हम पढ़ते हैं तो उस पर अमल होना चाहिए। बिल्कुल। तो अब मसाजिद में इतना रश होता है तो वो चीज़ें हमारी सड़कों पे नज़र आनी चाहिए, एक दूसरे से मुलाकात में नज़र आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हम शायद लोगों को मानने में या अकीदत के अंदर तो शायद बहुत आगे हैं, लेकिन एहतराम में भी बहुत आगे हैं, लेकिन प्रैक्टिस के अंदर ज़रा कमज़ोरी है हमारी। हम जो है उसको अमल अपने अंदर लेके नहीं आते। तो इसी तरह से कायद-ए-आज़म की सूरत हाल है। अब जेब में जो कायद-ए-आज़म है उसकी तो बड़ी कदर है, लेकिन जो असल जो कायद-ए-आज़म है और उनके जो अहकामात है तो उसकी हम जो है कदर नहीं कर पाते हैं, ना उस पर अमल कर पाते हैं। और इवन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मामले में तो ऐसा है कि हम जानने की भी कोशिश नहीं कर पाते। और मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि शायद तालीमी इदारों के अंदर जो हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस तरह से कायद-ए-आज़म को पढ़ाना चाहिए शायद उस तरह पढ़ाया भी नहीं जा रहा। और आप खुद एक डिबेटर रही हैं, मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुबाहिसे और तकरीरी मुकाबले भी जो ख़ास कायद-ए-आज़म की शख्सियत के हवाले से स्पीचेस होनी चाहिए, वो शायद हमें देखने को भी अब नहीं मिलती हैं। हमारे ज़माने में कितने तकरीरी मुकाबले होते थे, हम जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे। आप लोगों ने एक अच्छा एरा देखा, हमने एक अच्छा एरा देखा, लेकिन अब वो चीज़ इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से देखते हैं कि वो जो अब आने वाली जनरेशन है ना, उसको बताने के लिए बड़ा एक वो चाहिए, डिफरेंट मोड चाहिए कि यार ये हैं कायद-ए-आज़म। बिल्कुल, मैं खुद कुछ प्रोग्राम्स में गया हूँ पिछले दिनों में, तो मुझे वो मेयार ऑफ कोर्स नज़र नहीं आ रहा, वो मेहनत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपको देखें कुछ बोलने के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे अब दिन हो गया है कम, यानी 24 घंटे में हम 4 घंटे 5 घंटे जो है वो मोबाइल पर है, तो 20 घंटे का 19 घंटे का दिन रह गया है। और मोबाइल में या स्मार्टफोन पे आपकी कंसंट्रेशन नहीं रह पाती, आप चीज़ों को उस तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाते जिस तरह आप किताब से या अखबार से करते थे, तो वो थोड़ी कमी है। बिल्कुल ऐसे ही है। कमर साहब, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में जिक्र किया कि ईमान इत्तेहाद तंजीम की जब हम बात करते हैं, आप पिछले दिनों जो है आपकी जिम्मेदारियां कुछ और थी, हम कुछ और है, आपने बड़ा क्लोजली हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को, हमारी चीज़ों को देखा होगा यकीनी तौर पर। तो हम एक सिस्टम की जब हम बात करते हैं ना, तो हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें लैक नज़र आती हैं, लेकिन हम उस सिस्टम पे मलबा डाल के निकल जाते हैं। कायद-ए-आज़म ने बहुत अर्ली चीज़ें हमें सिखाई कि यार अपने आप को मुनज़्ज़म हमें खुद करना है। मैं और आप जब ये करना शुरू कर देंगे तो सिस्टम में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो जिस जगह पर आ रहा है, जो जिस सीट पर आ रहा है, वो उससे वफा करे, उनको डिसिप्लिन करने की चीज़ें की कोशिश करे, तो मेरे ख्याल से चेंज नज़र आना शुरू हो जाए। जी बिल्कुल, किसी बहुत गैर मामूली एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो मामूल के काम हैं उनको दुरुस्तगी के साथ उनकी अदायगी करना ज़रूरी है। कोई गैर मामूली, कोई सुपरमैन, सुपर ह्यूमन काम करने की ज़रूरत नहीं। कायद-ए-आज़म की जो 3 यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये 3 प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं पे हर एक की हयात मबनी होनी चाहिए। आप जब सुबह गाड़ी लेके निकलते हैं तो जब तक आप कम्यूटर हैं, और ख़ुद से एक मिसाल दे रहा हूँ,
कि जब तक आप खुद से अपने ऊपर कवानीन को लागू नहीं करेंगे, और वो जो सबसे बेदरर कवानीन है यानी ट्रैफिक के कवानीन, तो फिर आप कैसे अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे और दूसरे को वक्त के साथ उसकी मंजिल पर पहुँचने देंगे। हमारा डायस्पोरा जो बाहर गैर ममालिक में मुकीम है वो बेस्ट लॉ अबाइडिंग सिटीज़न कहलाते हैं। बिल्कुल। इतनी नेक नामी आप वहाँ कमाते हैं, अपने मुल्क में आप अपने मुल्क की ओनरशिप क्यों नहीं लेते? सही बात। अपने शहरों, अपने गलियों, अपने कूचा बाज़ार को अपना समझें। और कायद-ए-आज़म के यही 3 उसूल जो हैं जिनको अपना के पूरी दुनिया आगे बढ़ी है, अगर आप अपनी ज़िंदगी पे अपना लें तो किसी बहुत गैर मामूली एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं, मामूल के काम दुरुस्तगी से अंजाम दे देने पे ही आप तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अब ये जो बात अभी आपने कही ना, कमर साहब ने कही, रिजवान भाई, सुपरमैन बोला तो मुझे फ़ौरन उधर भी एक मेरी तवज्जो गई। उसकी वजह देखें, हमारे जो हीरोज़ हैं, हमने दुनिया में जो चीज़ें जिनका कोई वजूद नहीं है रियल लाइफ से, वो हमारा बच्चा बच्चा जानता है। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, मेरे अपने बच्चे जो है ना वो इन चीज़ों के फैंस हैं, मैं क्या करें। लेकिन इशू ये है कि हमारे जो कौमी हीरोज़ हैं, कायद आज़म हो गए, सर सैयद अहमद ख़ान हो गए, लामा इकबाल, सो ऑन, बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है। उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए क्या हम नए मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम स्टोरीज़ बना रहे हैं? क्या हम कार्टून, क्या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि किताब से रिश्ता तो अभी बहुत दूर हो गया। नहीं, वो आपने बहुत अच्छी मीडियम बात की, चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी आपने बात की। और देखें, इसमें अगर हम हॉलीवुड की या बॉलीवुड की मिसाल लें तो हम देखते हैं कि हर साल कोई ना कोई चीज़ आ रही होती है। तो और देखिए, कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के बड़े पहलू हैं। अच्छा, सॉरी टू कट यू ऑफ योर हेयर, लेकिन उन्होंने देखा, हमने बॉलीवुड का जिक्र किया, एक और चीज़ है, उन्होंने मंगल पांडे बनाई। मैं तो है ना? मैंने कहा पता नहीं आपको सेंसर किस तरह का, मैं इसलिए उस तरफ जो है नाम लेना नहीं चाह रहा था। आप ये देखें ना, वो अपना मंगल पांडे दिखा रहे हैं, वो अपना वो भगत सिंह दिखा रहे हैं। अब आज आप, हमारा बच्चा वो सब तो जान रहा है, अपनी चीजों को नहीं। वही मैं फिर कहूंगी कि मेजर अजीत भट्टी को कोई रमशा, मुन्ना भाई में मेरा नाम भी भूल गया। मुन्ना भाई में जिस तरह बापू को दिखाया गया, ठीक है, मतलब एक पहलू दिखाया गया ना। अब कायद-ए-आज़म की लाइफ को अगर हम देखते हैं तो इनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। एज अ बैरिस्टर उनकी जो परफॉर्मेंस है, यानी कि टॉप लॉयर ऑफ दिस रीजन। फिर इसी तरह से उन्होंने जो पोजीशन वहाँ पे हासिल की यूके में जाके, मतलब वो उनकी सक्सेस स्टोरी है कि किस तरह वहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने कामयाबी हासिल की। अच्छा, फिर जिस तरह से उनका बचपन है और बचपन से यहाँ से निकल के आगे गए, मतलब एक सुपर हीरो ही है ना, और क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, रियल लाइफ हीरोज तो यही है। यानी इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया उन्होंने कि एक नया मुल्क बना दिया। तो एक नया, यानी एक तो होता है मुल्क को आज़ाद करना, मुल्क आज़ाद करना का कारनामा बहुत से लोगों ने अंजाम दिया दुनिया में, लेकिन एक नया मुल्क बना देना ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं जाफर की बात को सेकंड करूंगा। स्टैनली वालपर्ट है, बड़ी अच्छी उसने लोगों की बायोग्राफी लिखी है। गांधी स्पेशल लिखी है, जुल्फी भुट्टो लिखी है, और जिना ऑफ पाकिस्तान। सही। तो जिना ऑफ पाकिस्तान में उसने जो मोहम्मद अली जिना के बारे में कहा, हमारे कायद के बारे में, वो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ कि few individuals significantly altered the course of the history, fewer still modify the map of the world, hardly anyone credited with creating a nation state. मोहम्मद अली जिना did all three. वाह। तो स्टैनली वालपर्ट की ये बात पत्थर पे लकीर की तरह है। कायद-ए-आज़म यकीनन बिल्कुल गैर मामूली अफराद में से थे, और उन्होंने जो ये किया, देखिए ना, दूसरे हमारे कायद के बारे में क्या कह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी की किताब है, असल किताब गुजराती में है, और उसका अंग्रेज़ी वर्जन जो आया उसका नाम है स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में उन्होंने बड़ा प्रेज़ किया है कायद-ए-आज़म को। सही। और उनकी शख्सियत के बड़ा अच्छा तबसरा उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा कि नेहरू साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, कायद-ए-आज़म के लिए लिखा कि वो बड़ी आज़ाद शख्सियत थे, वो किसी के अंडर में काम करने के उस पे नहीं थे, उनकी शख्सियत ऐसी नहीं थी किसी के अंडर में काम करती, बल्कि वो खुद एक बड़े लीडर थे। तो इतने बड़े लीडर को इतना बड़ा कारनामा तो करना ही था। तो इसी तरह जसवंत सिंह की जो किताब है, जसवंत सिंह की किताब जिना इंडिपेंडेंस इंडिया, वो उसमें जसवंत ने जो लिखा कायद के बारे में, वही लिखा कि वो कौमों के अंदर इत्तेहाद पैदा करने वाली शख्सियत थे। अच्छा, ये इख्तिलाफ और वो जो इख्तिलाफ और मुल्क को तकसीम करना, ये सब उनका वो नहीं था एम। अच्छा, इसमें ये होता है कि क्योंकि हमारे अपने जो राइटर्स हैं ना, वो शायद एक ही पहलू दिखा रहे होते हैं, या शायद मोहब्बत और अकीदत में बहुत आगे चले जाते हैं। ये जो न्यूट्रल राइटर्स होते हैं ना, मतलब ये कहा जाए कि जो इवन जसवंत सिंह की अगर बात की जाए, जिस पर वहाँ इंडिया में बड़ी तनकीद हुई, लेकिन उनकी किताब बड़ी अमेजिंग है, और मुझे तो बड़ा मज़ा आया उर्दू में पढ़ने में। तो है उसमें सर, उर्दू में पढ़ने में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि वो तर्जुमा दिल्ली में हुआ है, तो वहाँ की जो उर्दू पढ़ी तो बड़ा अच्छा रहा। ज़बान में वो बिल्कुल होगा ना। उसमें इख्तलाफ है सर, कुछ जगहों पे इख्तलाफ है, लेकिन ज़्यादातर जो किताब है
वो उसमें बहुत बेहतर किताब देखिए असल में हम अपने आप को दूसरी कौम से कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वो क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। हमारे अकीदत और एहतराम के तरीके अलग हैं, उनकी अकीदत और एहतराम के तरीके अलग हैं। वो जिस तरह से अपनी शख्सियात को पेश करें, ड्रामों में पेश करते हैं, नाटक में पेश करते हैं, स्टेज पे पेश करते हैं, और हमारा कल्चर, हमारा इखलाक, हमारी तहजीब वो हमें शायद उस तरह से इजाज़त नहीं देती। लेकिन हाँ, इब्लाग की ज़रूरत है उस अंदाज में। सही हम पैरवी ना करें आंखें बंद करके, आप बिल्कुल पैरवी ना करें कि अगर वहाँ ड्रामों में और फिल्मों में वो अपने कायदीन को ला रहे हैं तो हम भी लाएं, बिल्कुल नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने सोशल मीडिया बहुत आगे बढ़ गया है, जहाँ हम गलत लोगों के अक़वाल आ रहे हैं उसको हटा के सही अक़वाल कायद की तकारीर में से निकाल के कायद की लव स्टोरी जो है, बस आप पूरी अब एक मूवी बना रहे हैं तो उसमें सब चीजें आप दिखा सकते हैं, बायोग्राफी आप दिखा। मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आप जो कमर साहब भी बात करें, आपने भी बात की कि डिफरेंट मोड्स हैं। अब कौन किसको किस तरीके से प्रोजेक्ट करता है, वो उसका आर्ट है कि वो कैसे अपना जो है ना वो हुनर और फन दिखाता है। लेकिन यंग जनरेशन को, बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए अब आप ये मोटी मोटी किताबें उनके हाथ में थमा के कहेंगे जी कायदे आज़म को पढ़ लो, तो वो बहुत मेरे ख्याल से आटे में नमक के बराबर भी बच्चा होगा जो पढ़ जाएगा। तो अब डॉक्यूमेंट्रीज बनने की जरूरत है, आपको जो है वो इस तरह की अपने कल्चर को मद्देनजर रखते हुए, अपने कल्चर को मद्देनजर, भेड़ चाल का शिकार ना हो कि दूसरा क्या कर रहा है तो हम उसी पे चल पड़े। अब वो तो अपने नाच गाने में भी अपने जो है वो हीरोज को दिखा रहे हैं, बिल्कुल, वो अपने मजहबी हीरोज को भी उसमें दिखा रहे हैं। हर तरह से हमारा कल्चर अलग है, हमारी रिवायात अलग है, उस तरह से ना सही, लेकिन बहुत तरीके हैं इब्लाग के, सोशल मीडिया है और है हमारी। मैं तो शायर हूँ तो शायरी के थ्रू आप अपनी इब्लाग कर सकते हैं। आप अभी आपसे शायरी सुने बगैर आपको जाने दिया जा ही नहीं सकता। लेकिन मैं पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रब्शा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। याया आप बताइए आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। पहले कौम को, पूरी कौम को बाबा कौम की पैदाइश मुबारक हो, और क्रिसमस हमारे क्रिश्चियन भाइयों को भी मुबारक क्रिसमस की। और रमशा थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। पहले तो मैं दोनों को सलाम करूँ, लेकिन रिजवान भाई के लिए मैं कहूँगा कि हमारे लिए मेरे लिए और तमाम, मैं तो इनसे खैर उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन नौजवानों के लिए एक मसले राह है। यकीन करें 12 साल से या 15 साल से मैं इनको देख रहा हूँ, इन्होंने कहीं अपना मिशन नहीं छोड़ा, कहीं जगह खड़े में अपनी आवाज़ उठाई और ऐसे ग्राउंड पे पहुंचे हैं जहां कोई भी नहीं पहुंचा, और लोगों की आवाज़ बने। यानी उन लोगों को उन्होंने पेश किया जैसे आज T21 पेश करता है, जो सख्त नहीं रखते मीडिया तक पहुंचने की। तो ये तो इनका एक मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। हमें ऐसे नौजवानों की जरूरत है। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कि मैं ये कहूँ कि अगर हम आज का पाकिस्तान कायम का पाकिस्तान है क्या इनके विजन के मुताबिक है कि, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। वजह ये कि हम जब कायद को सुनते थे तो कायद से हमने पढ़ा है कि कायद के जब बोलते थे वो इंग्लिश में बोलते थे, और तो शायद उर्दू भी अच्छी ना हो, लेकिन जो लोग उनको सुनते थे ना उनको ये पता होता था ये सच बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है सच्चाई उनके अंदर मौजूद थी, जो सच की बात करते थे। आज हमारा लीडर खड़ा होता है ना तो यकीन करें रमशा, मुझ समेत हर आदमी समझता है, इस नहर से पहुंच चुके हैं, जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो ये फर्क है उनमें और इनमें। दूसरी बात है कि मैं हम एक मिसाल देता हूँ कि अगर हम यहाँ ट्रैवल कर रहे होते हैं कराची के अंदर, तो हम 3 तलवार पे जाते हैं तो यूनिटी फेथ डिसिप्लिन हम लिखा हुआ देखते हैं। बिलीव मी और नॉट, कहा ना यूनिटी है, ना फेथ है, ना डिसिप्लिन। इर्द गिर्द नजर तो आए, ना डिसिप्लिन है, कहीं डिसिप्लिन हमें नहीं मिल रहा। उस चौरंगी पे आपको डिसिप्लिन नजर नहीं आता। बिल्कुल, इसको बेहतर कौन करेगा, हम खुद करेंगे। मैं एक मुख्तसर करते हैं रिजवान भाई से बात करना चाहिए। आपने प्रोपेगेंडा के बारे में, क्योंकि मैं इंटरनेशनल मीडिया पे बड़ा मेरी नजर रहती है और मैं उनको देखता भी रहता हूँ। देखिए वो तो अपना काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हमारे काउंटर प्रोपेगेंडा का कोई जरिया नहीं है। हमने जितने चैनल है ना वो दिखा रहे हैं इंडिया नहीं है, कर दिया इंडिया। भाई हमारे पास भी तो टैलेंट है। अब ये देखिए इन्होंने फिल्म बनाई है ये मिशन मजनू, अब उसमें पाकिस्तान के एटॉमिक एफर्ट्स के बारे में बड़ी अजीब किस्म की बातें हैं। तो उसके काउंटर पर हम क्यों नहीं, रिजवान भाई जैसे लोग, मैं इनसे दरखास्त करता हूँ कि जो हमारे काउंटर प्रोपेगेंडा है ना वो बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है। भाई आप भी तो लाए ना, अब दुनिया हमें बदनाम करते हैं पाकिस्तान में औरतों के साथ ये होता है वो होता है। अब डेली दुनिया का सबसे बड़ा रेप कैपिटल है, आप क्यों नहीं इस पे प्रोग्राम बनाते, आप क्यों नहीं इसके बारे में कहते हैं? और इंटरनेशनल अफेयर्स पे लोगों को शऊर देना बहुत जरूरी है। हमारे जो टॉक शो हैं सिवाय उनके अंदर जो जुगतबाजी के और सिवाय उनके बयानबाजी कुछ नहीं होता। तो रिजवान से मेरी दरखास्त है, रिजवान काउंटर प्रोपेगेंडा के लिए कोई प्रदान करें, और भाई आपका शुक्रिया, बिल्कुल तैयार। आपका शुक्रिया कि इन्होंने इतनी तारीफें की, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच भाई। नहीं खैर मोहब्बत है इनकी। अच्छा देखिए बात ये है कि जैसे आपको मालूम है आजकल हमारी मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट जो हमने शुरू की थी वो पिछले 5-6 महीनों से बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस मिली है। ये मकसद क्या था इस मूवमेंट को जब मैंने स्टार्ट लिया था, उसका रीज़न ये था
कि इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि असल चीज़ मुल्क की इकॉनमी है। अगर मुल्क की इकॉनमी अच्छी, हमारे घर की बात देख लेना, हमारे घर में अगर इकॉनमी डिस्टर्ब होगी हमारे घर की, तो फिर हम उसके बाद ही बाकी चीज़ें सोचेंगे ना। ऐसा ही है। जब एक मुल्क की इकॉनमी ही सही नहीं है तो बाकी चीज़ों पे कहाँ से सोचेगा, ये जिस तरह की ये बात कह रहे हैं। अब पाकिस्तान की इकॉनमी के साइज़ को बड़ा होना हो, जो कि आज तक बड़ा नहीं हो सका। हमारी पैरेलल इकॉनमी तो चल रही है, यानी जो अंडर जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो फिर भी बेहतर है, लेकिन डॉक्यूमेंट इकॉनमी को बेहतर होना, उसके लिए मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट हमने जो शुरू की और उस पर काफ़ी सक्सेस मिल रही है। खासतौर पर ये फ़लस्तीन इसराइल जंग के बाद तो और ज़्यादा उसको अहमियत मिली। मैं ड्राई हो गए ना लोगों के अंदर। इनके जवाब ही की तरफ आ रहा हूँ, इनके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ। बात यह है कि प्रोपेगेंडा की जो बात है उसका ताल्लुक भी इकॉनमी से है। जब आपके पास बजट होगा तो आप इन्वेस्ट करेंगे। हमारा जो बजट है वो बहुत सारा बजट ज़ाया हो जाता है, बहुत सारा बजट हमारा करप्शन की नज़र हो जाता है, बैड गवर्नेंस की नज़र हो जाता है, हम उस तरह से उसको अप्लाई नहीं कर पाते। साइज़ जैसे ही बढ़ेगा इकॉनमी के अंदर और बढ़ना चाहिए, उस पर देखिए ये इंडिया के अंदर पैसा गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, टीवी चैनल को सपोर्ट किया जाता है। जब भी वो एक ही गाना गाते रहते हैं सारे लोग, देखिए पाकिस्तान के खिलाफ जब कोई कैंपेन आती है सारे चैनल एक जैसी बातें कर रहे होते हैं, तो भाई वो वहाँ से क्योंकि उनका चैनल चल रहा है उस पैसे से, तो वो नो नहीं कह सकते। हाँ, इसी तरह से मूवीज़ हैं, लेकिन जो है ना ये जिम्मेदारी हम सारी, मुझे ऐसा लगता है कि हम सारी जिम्मेदारियां हर दफा हुकूमत पे डालकर नहीं निकल सकते। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्राइवेट इदारों की भी है, मेरी भी है, आपकी भी है और लोगों की भी। वक्फा मुझे लेना है, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो ज़रा हम मज़ीद भी बात करेंगे। और कमर साहब से जो है ना वो कायदे मोहतरम के हवाले से उन्होंने खुसूसी पोइट्री लिखी है, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, वो भी सुनेंगे आप। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। तो कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बाबा कौम को कैसे ट्रिब्यूट ना पेश किया जाए, हर तरीके से किया जाए। आप अपनी दुआओं के थ्रू कीजिए, आप अपने जो है वो अमल के थ्रू कीजिए, आप अच्छे इंसान बन के कीजिए, कायद की जो बातें उन पर एहतराम करके कीजिए। तो रिजवान जो कमर साहब हैं वो पोइट्री के थ्रू करते हैं, सुनाइए आपने क्या लिखा है। एक नज़म से पहले चंद अशार। एक जहद मुसलसल के फ़वाइद नहीं मिलते, एक जहद मुसलसल के फ़वाइद नहीं मिलते, तारीख़ में कुछ लफ्ज़ों से ज़ायद नहीं मिलते। एक जहद मुसलसल के फ़वाइद नहीं मिलते, तारीख़ में कुछ लफ्ज़ों से ज़ायद नहीं मिलते। एक कौम ही बनती न कोई मुल्क ही मिलता, एक कौम ही बनती न कोई मुल्क ही मिलता, मिल्लत को जिना जैसे जो कायद नहीं मिलते। एक जहद मुसलसल के फ़वाइद नहीं मिलते, तारीख़ में कुछ लफ्ज़ों से ज़ायद नहीं मिलते। एक कौम ही बनती न कोई मुल्क ही मिलता, मिल्लत को जिना जैसे जो कायद नहीं मिलते। और मेरे ख्याल में हकीकत भी यही है। बिल्कुल ऐसे एक नज़म के चंद अशार कि तब जाके कहीं कैद के दरबाज हुए हैं, तब जाके कहीं कैद के दरबाज हुए हैं, जब तेरी तरफ गोश बर आवाज़ हुए हैं। तब जाके कहीं कैद के दरबाज हुए हैं, जब तेरी तरफ गोश बर आवाज़ हुए हैं। मिन जुमला अक़वाम में वो सर के नुगूं थे, मिन जुमला अक़वाम में वो सर के नुगूं थे, वो तेरी बदौलत ही सरफराज हुए हैं। मिन जुमला अक़वाम में, मिन जुमला अक़वाम में वो सर के नुगूं थे, वो तेरी बदौलत ही सरफराज हुए हैं। तलवारों पे गर्दन ने सभी रक़्स किए हैं, तलवारों पे गर्दन ने सभी रक़्स किए हैं, जब होंठ तेरे जमजमा परदाज हुए हैं। तलवारों पे गर्दन ने सभी रक़्स किए हैं, तलवारों पे गर्दन ने सभी रक़्स किए हैं, जब होंठ तेरे जमजमा परदाज हुए हैं। मिन जुमला अक़वाम में वो सर के नुगूं थे, वो तेरी बदौलत ही सरफराज हुए हैं। परवानों को जल जाना सिखाया नहीं जाता, परवानों को जल जाना सिखाया नहीं जाता, जब शम्मा जले माइले परवाज हुए हैं। परवानों को जल जाना सिखाया नहीं जाता, जब शम्मा जले माइले परवाज हुए हैं। परवानों को जल जाना सिखाया नहीं जाता, जब शम्मा जले माइले परवाज हुए हैं। धुंधलाए हुए नक्श थे तस्वीर जहां में, धुंधलाए हुए नक्श थे तस्वीर जहां में, मिल्लत के निशान तुझसे ही मुमताज़ हुए हैं। धुंधलाए हुए नक्श थे तस्वीर जहां में, मिल्लत के निशान तुझसे ही मुमताज़ हुए हैं। धुंधलाए हुए नक्श थे तस्वीर जहां में, मिल्लत के निशान तुझसे ही मुमताज़ हुए हैं। और मिट जाए कि जल जाए किसे घर की खबर है, मिट जाए कि जल जाए किसे घर की खबर है। सब मुनहमिके दावते शीराज हुए हैं, मिट जाए कि जल जाए
किसे घर की खबर है, मिट जाए कि जल जाए किसे घर की खबर है, सब मुनहमिके दावते शीराज हुए हैं, मिट जाए कि जल जाए किसे घर की खबर है, सब मुनहमिके दावते शीराज हुए हैं, और कुछ याद के लम्हे मेरे तरके में मिलेंगे, कुछ याद के लम्हे मेरे तरके में मिलेंगे, कुछ शेर की किस्मत से पसंदाज हुए हैं, कुछ याद के लम्हे, कुछ याद के लम्हे मेरे तरके में मिलेंगे, कुछ याद के लम्हे मेरे तरके में मिलेंगे, कुछ शेर की किस्मत से पसंदाज हुए हैं, कुछ याद के लम्हे मेरे तरके में मिलेंगे, कुछ शेर की किस्मत से पसंदाज हुए हैं, तब जाके कहीं कैद के दरबाज हुए हैं, तब जाके कहीं कैद के दरबाज हुए हैं, जब तेरी तरफ गोश बर आवाज हुए हैं। वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत बहुत जबरदस्त, शानदार, बहुत जबरदस्त। शुक्रिया। रिजवान भाई, आप इस सारे डिस्कशन को और आज के डे को कैसे कंक्लूड करेंगे और क्या कहना चाहते हैं टू द यंग जनरेशन और जो जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं बाबा कौम के हवाले से? देखिए, बाबा कौम जो है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अगर रोल मॉडल की बात करते हैं ना, तो कायद आज़म बेसिकली क्या थे, एक लीडर थे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे लीडर्स हैं, सबसे पहले तो उन्हें अब कायद आज़म को रोल मॉडल बनाना हो। बिल्कुल वैसे तो एक आम आदमी भी उनको रोल मॉडल बनाए कि उनकी जिस तरह वो सच बोलते थे, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते थे, जिस तरह से उनका एक कैरियर है, और वो सारी चीज़ें जो जो उनके अंदर चीज़ें हम एज अ ह्यूमन बीइंग देखते हैं या जो एज इंसानियत के तौर पे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक कौम के लीडर थे। तो हमारे जो कौम के लीडर्स हैं, उन्हें देखना होगा कि भाई वो किस जगह पे खड़े हुए हैं और कायद आज़म किस जगह पे थे। और बहुत अच्छी बात जो है हमारे जो कॉलर थे उन्होंने की कि कायद आज़म अंग्रेज़ी में बोल रहे होते थे और आवाम को नहीं पता होता था क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्लैपिंग करते थे क्योंकि बोलते थे सच बोल रहा है ये, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे जो लीडर है, जब वो तकरीर कर रहे होते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, तो लोग क्या सोच रहे होते हैं, कितना सच बोल रहा है, झूठ कह रहा है कितना झूठ बोल रहा है, उल्टा है। तो आपको अच्छा देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना सिर्फ तकरीरों से, दावों से, वादों से कुछ नहीं होता, एक्शन से होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बात की थी ना, वो एक एक इंडिविजुअल की थी, एक एक इंसान की थी कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सब बराबर होंगे, उनको सबको बराबरी की बुनियाद पर। बल्कि उन्होंने तो मज़हब की भी कोई बात नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि इस मुल्क में कोई भी रहता है, किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक है, उसको उसका राइट मिलेगा। बिल्कुल ऐसे। तो हमने जो ये 2 और 3 पाकिस्तान बनाए हैं कि गरीबों के लिए अलग स्कूल हैं, गरीबों के लिए अलग अस्पताल हैं, गरीबों के लिए अलग कवानीन है, अमीरों के लिए अलग दुनिया है, तो इसको ख़त्म करना होगा। जब देखिए, जिन चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, किसी मुल्क ने उसी वक्त तरक्की की है जब तरक्की के धारे में उन्होंने पूरी कौम को शामिल किया। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब तक हम पूरी कौम को शामिल नहीं करेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही मल्टीपल रोल्स हैं। और जैसे भी रिजवान भाई ने भी, कमर साहब ने भी बात की, बीच में 2-3 बातें ऐसी आई कि वाकई सिर्फ उन्हीं चीज़ों को नस्बुलैन बनाने, जैसे सच बोलने वाली बात, सादिक और अमीन से बात का आगाज़ हुआ था। तो आज हम देखें कि हमारे लीडरान या हम खुद अपनी ज़िंदगियों में कितना सच शामिल रखते हैं। और जो वही वाली बात, कि एतमाद लोगों का इसलिए था, उन्हें पता था कि अगर कायद आज़म कुछ भी कह रहे हैं तो अमल भी करेंगे और सच कह रहे हैं करके दिखाएंगे। वेरी क्विकली जी, छोटी बिल्कुल अर्ज़ ये है कि कायद आज़म, देखिए, इल्म के मौला कायनात का कौल है कि इल्म के बताने वाले बहुत हैं, अच्छी बातें करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन इन पे अमल पैरा होने वाले बहुत कम हैं। तो कायद आज़म सिर्फ बातें नहीं करते थे, बल्कि अमल पैरा भी होते थे। उनकी बहन की किताब है उनके ऊपर, माई ब्रदर, उसमें वो लिखती हैं कि मेरे भाई बहुत बीमार हो गए और मैंने उनसे कहा आज़ादी से कुछ कबल कि आप आराम कर लें और अब थोड़ा सा आराम करके फिर काम की तरफ आएँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हैव यू एवर हियर्ड ऑफ ए जर्नल टेकिंग हॉलीडे व्हाइल हिज आर्मी इज़ फाइटिंग फॉर इट्स सर्वाइवल, वेरी सर्वाइवल इन द बैटल फील्ड। तो ये आपकी कायद की शख्सियत थी कि अपनी सेहत की परवाह किए बगैर वो लगे रहे और आज़ादी की बात यह है कि हमने सिर्फ किताबों से निकलकर या उन 4-10 लाइनों के सबक से निकलकर जो कायद आज़म की हकीकी ज़िंदगी है उसको सबक लेकर अडेप्ट कर लें तो बहुत सारे हमारे जो इश्यूज़ हैं बतौर नेशन, बतौर मुल्क, वो हल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। रिजवान भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ूँगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं और जैसे मैंने अभी बीच में भी शो में कहा था कि जब मैं आ रही थी तो मैंने कहा घर में सब सो रहे हैं, मुझे क्यों जाना पड़ रहा है छुट्टी वाले दिन। तो छुट्टियां हो गई हैं और सारे बच्चों की तो मौजें हो जाती हैं। तो छुट्टियों को लेकिन ये जो हमारी आ जाती हैं बच्चों की, प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, मौसर कैसे बना सकते हैं। शुजा ने बताया बड़ा अच्छा मौसर, बहुत दिनों से याद करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि इतना सराहियत कर गया ना वो अंग्रेज़ी ज़बान।
तो बात यह है कि जनाब आप कैसे मौसर और कारामद बना सकते हैं छुट्टियां बच्चों की, क्योंकि आप खेलें भी उनके साथ, कूदें भी, उनको जो है वो उनका लेजर टाइम भी दें, स्क्रीन टाइम भी अब तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। तो क्या क्या कर सकते हैं और माँ बाप अपने बच्चों के साथ मिलकर इन छुट्टियों को कैसे अच्छा और मेमोरेबल बना सकते हैं? हम ये समझते हैं कि सिर्फ ट्रैवल ही करेंगे या एक शहर से दूसरे शहर ले जाएंगे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाएंगे तो बच्चों की छुट्टियों में जी एंजॉयमेंट हो सकती है, वरना तो कुछ नहीं हो सकता। तो घरों में भी क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं, बच्चों के लिए क्या टिप्स हैं, आज हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो आपको देंगे। सबसे पहले जूबिया मोतीवाला मेरे साथ मौजूद हैं, आप पेरेंटिंग कोच हैं। वेलकम टू द शो जूबिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम। डॉक्टर इरफान हैदर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, आप डायरेक्टर हैं L2L अकेडमी एंड VC ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो छुट्टियां हो गई हैं अब, और जुबिया जैसे छुट्टियों का आगाज़ होता है ना, तो बच्चों को तो ऐसी एक्साइटमेंट होती है और माँ बाप बेचारे परेशान होते हैं कि अब 10 दिन जो है वो खूब धमा चौकड़ी घर में मचाएंगे। तो ये ऐसा है, और किस तरह से मौसर बना सकते हैं बच्चों के साथ, वालिदैन का इन्वॉल्वमेंट होना और इन छुट्टियों को कारामद बनाना कैसे हो सकता है? लेकिन सबसे पहले तो मुझे लगता है कि माँ बाप भी थोड़ा सा खुश होते हैं कि सुबह जल्दी नहीं उठना है स्कूल ले जाने के लिए, वो काफ़ी होता है। लेकिन ये कि ऑब्वियसली आपने अपना प्रोडक्टिव करना ज़रूरी है। एक तो रीडिंग, आई फील कि हमारे घरों में रीडिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती। बच्चों के एज के हिसाब से उनके पास बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए। अब ये बात नहीं है कि आप जाके बहुत ही महंगी किताबें ख़रीदने में कह रही हूँ, लेकिन आप जो है ना ओल्ड बुक्स और इस तरह जाके आप सस्ती किताबें ख़रीदें, लेकिन ये कि बच्चों को रीडिंग की आदत डालें। 1-2 घंटे तो आराम से रीडिंग में ही गुजर जाते हैं। फिर आप बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं बच्चों के साथ, आप उनको घर की चीज़ें सिखाएं। बेसिक स्किल्स बच्चों को हमारे नहीं आती, क्योंकि वो सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, होमवर्क करते हैं, अपना खाना खाते हैं और फिर जो है खेलने शुरू हो जाते हैं। उनको कोई लाइफ स्किल्स हम सिखाते नहीं, अनफॉर्चुनेटली। ना स्कूल में सिखाते हैं, ना घरों में सिखाते हैं। क्या ज़रूरत है बच्चों को ये चीज़ें सिखाने की? नहीं, लेकिन बच्चों को हर चीज़ आनी चाहिए, अपना कमरा साफ होना रखना आना चाहिए। ऐसा ही है। दूसरे बच्चों के साथ खेलने का एक टाइम होता है, एक तरीका होता है, एक बेसिक बिहेवियर स्किल्स भी आने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हम आम दिनों में, क्योंकि बच्चों को जैसे भी आपने भी कहा कि रूटीन में रखते हुए नहीं करवा पा रहे होते इरफान साहब, ये थोड़ा सा ब्रेक मिलता है कि चलो थोड़ा स्टडी बर्डन इतना नहीं है, आपको ट्यूशन पे इतना बर्डन नहीं है, तो आप ये चीज़ें जो दूसरे स्किल्स हैं उन पे काम करवा सकते हैं। तो आप क्या जो है ना वो लोगों को रेकमेंड करेंगे कि किस तरह से छुट्टियाँ जो है वो बच्चे गुजारें, और उनके लिए आपके पास क्या टिप्स हैं? देखें, आजकल का जो सबसे बड़ा मसला है, मैं हमेशा कहता हूँ, वो है डिप्रेशन। और इस वक्त डिप्रेशन इज़ नंबर 1 किलर डिज़ीज़। जी जी। इस किलर डिज़ीज़ के मेरे नज़दीक 5 रीज़न्स हैं, लेकिन मैं 5 तो नहीं बताऊँगा। इट इज़ उसके अंदर एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनको लोगों से मिलना जुलना और इंटरेक्शन करना वो ख़त्म हो गया है। बिल्कुल। तो ये वो 10 दिन हैं जिसके अंदर हर रोज़ का एक प्रोग्राम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आजकल तो मौसम भी ठंडा है और बहुत बेहतर है, तो पुराने सदर को घूमा जा सकता है एक दिन सवेरे। दूसरे दिन आज कल आर्ट्स काउंसिल में कोई नुमाइश लगी हुई है, आर्ट्स काउंसिल में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, नापा के अंदर ड्रामेज हो रहे हैं, उनमें ले जाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग महफ़िलें, आप अपने घर में महफ़िल मुनक़्क़िद कर सकते हैं। किसी अच्छे पढ़ने वाले को, अभी ज़िक्र किया किताब पढ़ना, लेकिन किताब पढ़ना को लाइवली कैसे बनाया जाए, उसके अंदर कोई अच्छा स्टोरी टेलर ला के रीडिंग रेसिटेशन बड़ी अच्छी कर सकते हैं कि इर्द गिर्द देखें बहुत लोग मिल जाते हैं। और वैसे बहुत अच्छे लोग अपने घरों में इस तरह की महफिलें भी मुनक़्क़िद करा सकते हैं। आप बारबेक्यूज़ रख सकते हैं अपने घर में, जिसके अंदर अपने कज़न्स वग़ैरह दोस्तों को वो बुलवा के हो सकता है और आपके सामने ये बातचीत हो सकती है। तो ये जो 10 दिन हैं इसके अंदर फोकस करें कि बच्चों को की दोस्तियां बढ़ें, वो एक दूसरे को जानें, उनके साथ मिलकर जाएं। एक बहुत अच्छी यहाँ की एक्टिविटी जो मैंने यहाँ देखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी कि किसी इतवार वाले दिन सुबह आप मेट्रो में बैठ के कराची का पूरा ट्रिप लगाएं। अरे वाह। ठीक है, तो इतवार के दिन खाली होती है तो और वो ठंडा भी वक्त है बड़ा मज़े का, तो आप मुख्तलिफ जगह उतर कर देखें
और तो एक्सप्लोर अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना, उसके अंदर जो देखने की जगह हैं बहुत सारी हैं यहाँ पे। अभी जो इरफान साहब बात कर रहे हैं ना कि देखें अब ये सारी चीज़ें हम ये समझ रहे होते हैं कि यार अगर फॉर एग्जांपल पैसे नहीं है या एक मेरे पास सेविंग्स नहीं है, मैं बच्चों को यहाँ पाकिस्तान टूर पे नहीं लेके गए तो बच्चों की छुट्टियाँ जो है ना वो कारआमद नहीं हुई या ऐसी ही बस गुजर गई। कहते हैं हम तो कहीं गए नहीं, ऐसी गुजर गई, या आपने बाहर जाना है लेकिन ये छोटी छोटी चीजें करके भी बच्चों को तो ट्रेन में ही आप बिठा दें, आप कराची से हैदराबाद उन्हें ट्रेन में ले जाएं, तो कितना शौक हो, कितना खुश होगा ना देखिए सीव्यू पे हॉर्स राइडिंग होती है। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं उनको हर संडे हम लेके जाते थे हॉर्स राइडिंग के लिए वहाँ सीव्यू पर, और वो संडे वाले दिन सुबह के वक्त कोई रश नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप वहाँ ले जाएं और हॉर्स राइडिंग कराएं, इतना उनको खुशी मिलती है। आप बीच, जो मैं सीव्यू की बात कर रही हूँ, इन दिसंबर जनवरी तो बेस्ट महीने हैं कराची में बीच जाने के लिए। आप बीच का एक प्लान बना लें। ये जो आप कह रहे थे रीडिंग के बारे में, रीडिंग क्लब्स होते हैं लेकिन वो डिपेंड्स के बच्चे कितने बड़े हैं। अगर थोड़े से जैसे बड़े हैं ग्रेड 10, 9, 10 में, तो उनके रीडिंग क्लब्स होते हैं अवेलेबल। मेरी बेटी भी रीडिंग क्लब का हिस्सा है। तो आई मीन उस ये सारी चीज़ें, और आपको खुद सोचना पड़ता है कि, और बेसिक लाइफ स्किल्स मैं फिर से बोलूँगी बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। कमरा अपना साफ़ रखना, खाना किस तरह, छोटा मोटा स्नैक आप अपने लिए कैसे बना सकते हैं, हेल्प करना घर में चीज़ों में, बेसिक काम जो है ना हमारे बच्चों को सिखाया नहीं जाता है। बिल्कुल ऐसे, बिकॉज वो कहते हैं वो ये गलत करेंगे, इससे अच्छा मैं खुद कर लूँ। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन ये है कि थोड़ा बच्चों के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, हम ये समझ रहे होते हैं कि बहुत जो है ना एक्सपेंसिव टॉयज़ या एक्सपेंसिव चीज़ें देकर या आप जो है ना कोई प्लान्स देकर ही बच्चों को अपने साथ एंगेज कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा होता है कि बच्चे जो है ना सबसे ज़्यादा टाइम मांग रहे होते हैं। जैसे आपने कहा ना कि बेसिक स्किल्स, अब जाहिर है मेरा भी एक बेटा है 5.5 साल का, उसकी भी छुट्टी हुई है, तो कल मेरी छुट्टी थी, मैं किचन में जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी थी, काम करती, तो मुझे एहसास, मैंने कहा मुहाब आप इधर आइए, तो मुझे जो है ना वो सारे भुट्टे आजकल आए हुए हैं, तो वो उनको बॉईल करके वो देना बड़ा अच्छा लगता है, और वो हेल्दी है, खाना भी चाहिए। तो मैंने कहा आप ये सारे जो है ना पील ऑफ करो, और आपने ये इनको खोलना है। तो मैंने उनको बताया, तो वो खड़े रहे और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैंने कहा डिड वेल, आपने बहुत अच्छी जो है वो प्रैक्टिस की। कल हम कुछ और करेंगे, कल हम सैंडविच बनाएंगे, आप तो उसको मतलब वो मेरा काम भी हो गया, माँ की थोड़ी सी जो वो होती है हेल्प भी होगी, लेकिन ये कि वो उसमें भी बहुत खुश था कि मैंने आज कुछ किया है। ये तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी, कुछ नया किया, साथ मिलकर आपने कोई चीज प्रोडक्टिव की, उसको भी मजा आया कि मैंने अपनी अम्मा के साथ कोई काम किया है, टाइम दिया आपने उसको, बिल्कुल ऐसे ही, और उसने एक चीज सीखी भी। बिल्कुल। अच्छा, अब स्कूल्स में तो हमारे यहाँ या जो है ना इदारों में जो छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, उनको ये कुकिंग क्लासेस दे रहे हैं, कुलिनरी क्लासेस हो रही हैं, ये हो रहा है। पहले ये घर का हिस्सा थी इरफान साहब, अब हमने उसको बड़ा फैंसी और मॉडर्नाइज कर दिया कि अब जो कुछ सीखेगा स्कूल में बस सीख कर आ जाएगा, घर में आके तो वो जो टीवी ऑन करते हैं तो जी खत्म। तो ये तो घर में माएँ हमारी सिखाती थी। हमें याद है कि वो एक अम्मी छोटा सा जो है छुट्टियाँ होती थी तो जो अम्मी रोटी जिस पे बनाती थी, छोटा सा वो चक्का बेलन जो होता है, वो हमें भी मिलता था कि तुमने ये बनाना है, तो हम वो चीज़ें उन्हीं से खेल रहे होते थे, अम्मी के साथ वो चीज़ें कर रहे होते थे। तो अब एक्टिविटीज़ मुझे नज़र नहीं आती इरफान साहब। देखिए, असल में हमारी फिर कोशिश यही हो रही है कि उसको सिखाएं। स्कूल में पहले सिखा रहे थे, अब माँ बाप बैठ के सिखाएं। नहीं साहब, सिखाने के लिए प्ले टाइम ऐसा प्रोडक्टिव कर दें। दिस शुड बी अ फन टाइम। यू नीड टू डिज़ाइन। खाना बनाना भी एक फन होता है, ठीक है ना। कोई चीज़, जैसे मैं कभी पाए बनाता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर बच्चों को लगाया जा सकता है, या कोई और बारबेक्यू का मैंने जिक्र किया। तो जो अहम चीज़ है, जो आजकल बच्चे कहते हैं बोर हो रहा हूँ, तो वो बोर क्यों होते हैं? दे हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो आपके लिए 10 दिन हैं, 10 इवेंट्स डिज़ाइन करें, और उन इवेंट्स के अंदर बच्चे उसके इंतज़ार में रहें। जैसे आपने बताया, ये भुट्टे को बनाना, उनको अब पॉपकॉर्न्स खुद से बनाएं, मशीन से नहीं बनाएं। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। और कितना बच्चे खुश होते हैं, आप यकीन करें, जब पॉप अप हो रहे होते हैं तो आप कभी देखें तो उनको, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में ही इतना बच्चों को अच्छा लग रहा होता है कि हाँ ये यार ये हम अपने घर वालों के साथ, माँ बाप के साथ ये चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। आप किसी चीज़ को बैरियर ना समझें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी इरफान साहब बात करेंगे, प्लान कर लें, तो रोज़ाना का एक प्लान, तो हस्बैंड की भी छुट्टी है तो उनके साथ वो रोज़ एक नया प्लान देके, सुबह से मैं ऑफिस से जाती हूँ एक नया प्लान तैयार होता है कि हमने ये करना। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो लाइक जो इरफान साहब बात करें, बिल्कुल वैलिड बात है कि आप प्लान करें, छोटी छोटी चीज़ें करके भी आप
आप बहुत एक बड़ा चेंज ला सकते हैं बच्चों की पर्सनैलिटीज़ के अंदर। ब्रेक के बाद मज़ीद बात होगी। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है छुट्टियां कैसे कारआमद बन सकती हैं, कैसे मेमोरेबल बन सकती हैं, तो बहुत सारी टिप्स हम आपसे शेयर कर रहे हैं, हमारे मेहमान भी आपको बता रहे हैं। तो ज़ुबिया, छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े बच्चों के लिए भी आपके पास कुछ टिप्स हैं कि वो क्या करें? बड़े बच्चे जो होते हैं ना, वो बिकॉज उनके ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है ड्यूरिंग स्कूल डेज, OA लेवल्स में और सारा कुछ, कि उनको ज़्यादातर शौक होता है या तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ कोई एक्टिविटी कर लें या फिर वो सोते रहें। ये दो चीज़ें होती हैं। और बड़े बच्चों के साथ आप जनरली कुछ इतना मिलकर कर नहीं सकते। उनको खुद बस आपको ये सुपरवाइज करना होता है कि वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और अब वैसे भी बच्चे जो है ना वो अपनी स्पेस बहुत ज़्यादा मांगते हैं। जी जी, बड़े होने के बाद जाहिर सी बात है जितने छोटे बच्चों के साथ आप चीज़ें, एक्टिविटीज़ और ये सब कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, जितना देखें आप बचपन में, छोटी एज में इतना टाइम स्पेंड करेंगे ना बच्चों के साथ, उतने ही वो बड़े होके आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। तो ये छुट्टियां ये बॉन्ड क्रिएट करने के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल हो गई तो ना? वो बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बॉन्ड बनाने के लिए आपको बचपन में ही उनके साथ ये करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने बचपन में छोड़ दिया। और सिर्फ मदर्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरी फैमिली, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ इतना मशहूर है, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में हर एक को हेल्प करनी चाहिए ना। बच्चे अगर घर में हैं तो सबकी जिम्मेदारी है कि वो भी उनके साथ टाइम स्पेंड करें और कोई एक एक्टिविटी करें। स्टोरी टेलिंग की जो उन्होंने बात की, स्टोरी टेलिंग क्यों दादी और दादा और फुप्पी और चाचा क्यों नहीं स्टोरी सुना सकते? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर के ऊपर होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग में सिर्फ मदर का हाथ नहीं होता, पूरी कम्युनिटी, पूरी एक पूरा ट्राइब चाहिए एक बच्चे को, आपको एक हर किस्म की तालीम देने के लिए। सो स्किल सिखाने के लिए, एजुकेशन सिखाने के लिए, हर तरह की चीज़ें। ऑब्वियसली जनरेशन टू जनरेशन डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं बच्चे, यू नो, हर जनरेशन के। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमारे यहाँ इरफान साहब एक रिवाज और हो गया कि अब जी छुट्टी हुई है या वीकेंड आया तो बस अब हमारा फोकस होता है कि आज कौन से रेस्टोरेंट में जाना है और खाना खाना है। ठीक है, आप वो भी कीजिए, लेकिन हमें ये भी याद है कि आप म्यूज़ियम्स जाते हैं, कायद आज़म के मज़ार चले गए। कितने लोग होंगे जो कराची में रहते हैं लेकिन उनके बच्चों ने मज़ार कायद नहीं देखा होगा, PF म्यूज़ियम नहीं गए, और हमारे पास इतनी सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। तो ये वो मौका भी होता है कि आप लेके जाएं, उनके बारे में बताएं चीज़ें। जी, यही मैं बता रहा था कि वॉकिंग टूर्स आप कर सकते हैं। बड़े बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चों के साथ भी मैं कर चुका हूँ ये वाला काम। सुबह के वक्त निकल जाएं आप। यहाँ बहुत सारे पार्क्स हैं, किडनी हिल पार्क है या दूसरे फॉरेस्ट वगैरह हैं जहाँ आप जा सकते हैं। देखें, असल में प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में, मैं फिर आता हूँ उसी बात पे कि जो बड़ा मसला है डिप्रेशन का। डिप्रेशन के जो 5 अलामात हैं उसमें एक तो स्लीप टाइम मुकर्रर ना होना, ठीक है। अगर का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, अगर मील पैटर्न डिस्टर्ब है, एक्सरसाइज पैटर्न डिस्टर्ब है और दोस्त नहीं है, ये 4 में से अगर 2 या 3 चीज़ें नहीं हो रही तो यू आर प्रोन टू दिस। और 5वीं चीज़ जो बहुत अहम है वो मी टाइम। क्या आपका बच्चा बग़ैर मोबाइल के 2 घंटे गुजार सकता है? ठीक है ना। डूइंग समथिंग दैट he or she likes. It can be painting, it can be craft, it can be just sketching, कुछ पढ़ना, कुछ सिंपली सोचना, रिफ्लेक्शन करना, डायरी लिखना, ब्लॉग लिखना, वीडियो बनाना, मतलब some work can the child or the जो चिल्ड्रन हैं, बड़े भी हैं, तो कैन दे स्पेंड 2-3 आवर्स विद देयर ओन सेल्फ। इसको कहते हैं मी टाइम। बिल्कुल। तो हमें ये देखना है, हमें वी नीड, और ये चीज़ सिर्फ छुट्टियों की बात नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ छुट्टियों में फ़न होगा। आई थिंक दैट्स बिसाइड द पॉइंट। कोई भाड़ में गई ऐसी पढ़ाई जिसके अंदर बच्चा जो है लोगों से नहीं मिल सकता, खेल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, सो नहीं सकता, तो ऐसी पढ़ाई किस काम की? इफ़ यू आर नॉट हेल्दी, so we should try to make us our students and children as a well-rounded professional. अच्छा, अब ये बात जो है ना, अब इरफान साहब के मुंह से सुन के लोगों को बहुत बड़ी इसमें लेनी चाहिए कि आप VC हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के, वो ये बात कह रहे हैं बैठ के कि भाई खाली पढ़ाई नहीं है,
आप बहुत सारे लोग इसमें भी बैठ के रिवीजन करा रहे होते हैं, पुराना वो निकालो और रिवाइज करो। असल में देखें, ठीक है बड़ी क्लासों तक तो ठीक है, प्रेशर लेकिन ज़्यादा छोटे है बच्चों ना, पे इतना प्रेशर, छोटे बच्चों पे होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। बड़े बच्चों पे हम चाहते नहीं हैं फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें हर कोई ग्रेड्स के पीछे भाग रहा है। आप ना भी भागें अगर ग्रेड्स के पीछे, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप आगे यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशंस जो आपने देनी है यूनिवर्सिटीज़ में, वो आपको कहेंगे भाई आपका तो ग्रेड गुड इनफ नहीं है। चलें इसको इस तरह से ले लें कि आप जो है वो बड़े बच्चे तो उसको इस तरह से आपने रखा है कि आप ले सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के ऊपर उसको इस तरह बिल्कुल नहीं प्रेशर ना करना डालें, चाहिए। उसको इस तरह से बिल्ड ना करें, क्योंकि फिर बच्चों का जो वो, जैसे कि अभी इरफान साहब ने भी बात की कि उनकी जहनी सेहत मुतासर होती है इन चीज़ों से। तो बहरहाल छुट्टियाँ हैं, थैंक यू सो मच, वक्त खत्म हो गया, हमें न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ बढ़ना है। तो आप अपने बच्चों की जो छुट्टियाँ हैं उनको प्रोडक्टिव बनाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुश रहिए, हंसिए, मुस्कुराइए, अच्छे खाने खाइए, उन्हें भी खिलाइए और अच्छा वक्त गुजारिए उनके साथ। ये किसी भी मोड में गुजर सकता है, घर में एक पेन और पेपर लेके भी मुख्तलिफ शक्लें बनाएं, बच्चे उसमें भी खुश हो जाते हैं, उन्हें लेके बाहर निकल जाएं वो उसमें भी खुश हो जाते हैं, थोड़ी देर फुटबॉल खेल लें वो उसमें भी खुश हो जाते हैं। तो बहुत बड़े आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से बच्चों के साथ वक्त गुजार के उनका ये जो छुट्टियाँ हैं उनको मेमोरेबल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बोथ ऑफ यू। यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, तमाम अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे भी, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।